मिशन जहाँ पे आपको लगा कि इस बार नहीं बचेंगे? जिस घर पर हमको ऑपरेशन करना था, मिलिटेंटों ने वो घर चेंज कर दिया मैम। उसने सीधे एक फायर मारा, पहले को भी गोली नहीं लगी, मुझे भी नहीं लगी मैम। मेरे जो सीनियर थे उनका तो सर ही उड़ गया मैम। मेरे को 11 जेलों के अंदर रखा। 8 बारी बेल रिजेक्ट करने के बाद भी मैं बाहर आया मैम। जिन आदमियों का शूट आउट मेरे ऊपर लगा, एक के ऊपर 18 केसेस चल रहे हैं, दूसरे के ऊपर 12 केसेस चल रहे हैं। अरे तुम ईमानदार थे तो हो सकता है यार कि तुम पहले उसको अंदर कर देते ना। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर लक्की बिष्ट, भारत के अपने जेम्स बॉन्ड। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा संभाली, देश के लिए खतरनाक स्नाइपर मिशन पूरे किए और 2009 में बेस्ट एनएसजी कमांडो का सम्मान पाया। पर असली कहानी यूनिफॉर्म के पीछे छुपी है। स्पाइज, हनी ट्रैप्स और रॉ की सीक्रेट पावर्स। आप जानेंगे वो कौन से टैक्टिक्स हैं जो एक सीक्रेट एजेंसी इस्तेमाल करती है एक एनिमी कंट्री को बर्बाद करने के लिए एंड मेक दैट कंट्री नील डाउन। सो लेट्स बिगिन। एक बारी इंडियन आर्मी के एक रेजिमेंट के अंदर कैरम खेल रहे थे तो कुछ इंसर्जेंट आए, निहत्ते सोल्जर के ऊपर फायर किया। हमारे 4-5 सोल्जर शहीद हो गए। 100% हमारे को एविडेंस मिल चुके हैं कि इस आदमी ने ऑर्डर्स दिए थे फायर करने के। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इनके साथ हमारा सीज फायर चल रहा है, आप इसको टच नहीं करोगे। इजराइल दुनिया में आज जैसे जाना जाता है, इजराइल अटैकिंग के लिए ही जाना जाता है मैम। वो सीधे एक ही बोलते हैं, अगर आपने हमें छेड़ा, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा सबको मारेंगे, कहेंगे डीएनए खराब है। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कह सकते कि मैं अपनी RNW को 100% जानता हूँ। आपने नेपाल के बारे में पहले से बताया था कि ये होएगा। जब पूरे देश की जनता रोड के ऊपर आती है मैम, तो तब देश की सरकार गिरती है। उन सबको रोड पर लाने तक का काम होता है कि एजेंसी एक स्पाई का। हनी ट्रैप कैसे सेटअप करते हैं? आप रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करते हैं? जेल के अंदर आपको क्या लगा? नमस्ते। इतनी एक्साइटेड हूँ मैं। आई थिंक मेरे पास एक प्रिविलेज है, ग्रैटिट्यूड है कि आई एम एक्चुअली सिटिंग विद द जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। यू आर द वर्ल्ड्स टॉप 200 स्नाइपर्स। आई थिंक द फर्स्ट इंडियन जो इस लिस्ट में आया है। लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज कॉन्वर्सेशन में टू टॉक अबाउट आपके एक्सपीरियंसेस, आपके स्टोरीज, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक टू गेट इन टू द माइंड of a spy, of a sniper, and to use that mind and उसकी जो secrets हैं to unlock those, कि कैसे हम आपकी learning को अपनी life में apply कर सकते हैं, आपसे कैसे सीख सकते हैं। हाँ मैम, सबसे पहले थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके और इस पॉडकास्ट में बात करके। तो मैम देखो, बहुत जगह भी हम लोगों ने, मैंने पॉडकास्ट में बात करी है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मुझे मतलब इंडियन आर्मी में जाना है, स्पेशल फोर्स ज्वाइन करना है, मुझे एक स्पाई बनना है, मुझे एक स्नैपर बनना है। तो सबसे पहले क्या है मैम, लाइफ की पहली चीज़ कि अगर कोई मुझसे पूछे कि यार इन सब में एक सिविलियन में क्या फ़र्क है, एक जो सिविलियन ही हो गए, आम लोग सिविलियंस हैं, और जैसे एक आदमी बेल्ट पहनता है तो एक आर्मड फोर्स का बंदा। मैम इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है डिसिप्लिन का। जी, डिसिप्लिन सबसे पहली चीज़, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अगर एक सिविल लाइफ में और एक स्पाई की लाइफ में, एक बेस्ट स्नैपर की लाइफ में, ओनली डिसिप्लिन। फॉर एग्जांपल के लिए मैम, एक आज किसी का परिवार है, किसी का घर है, तो एक परिवार में एक बाप के 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं। आज आपने देखा होगा यार, उसके तीनों बेटे अलग रह रहे हैं मैम। एक अपनी वाइफ के साथ उधर रह रहा है, एक अपनी वाइफ के साथ इधर रह रहा है, जबकि स्टार्टिंग से वो एक घर में थे। तो मैं कह रहा हूँ कि आज एक घर का डिसिप्लिन क्या है कि एक फादर अपने 3 बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ना, 3 बच्चे उसकी कमांड पर काम नहीं कर रहे हैं। तो दुनिया की आर्मी क्या है मैम कि एक कमांडर सामने खड़ा होता है और 15 लाख की आर्मी खड़ी होगी। अगर कमांडर ने बोल दिया कि सावधान खड़े रहो, चाहे दुनिया में तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आदमी सावधान रहेगा। यही डिसिप्लिन है। दोनों में ये फ़र्क है मैम। तो दुनिया की कोई भी फोर्स चलती है या दुनिया का कोई भी बेस्ट स्पाई, वो डिसिप्लिन, तो ये मेजर फ़र्क है। तो हर एक आम इंसान को भी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया के स्पाई बनो या दुनिया में आप आर्मड फोर्स ज्वाइन करो, लेकिन डिसिप्लिन लाना चाहिए मैम लाइफ के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन को आज से ही अपनी लाइफ में लाना शुरू करो मैम। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट लकी जी। एंड आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हम ना अपने इतना दिमाग में घूम जाते हैं, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। एट सम लेवल
हमारा माइंड हमारे को एक्सक्यूजेस देता है, अब तो मैं थक गया हूँ, अच्छा ये जॉब क्यों करें, जॉब में तो पैसे नहीं मिलते, कोई काम कर रहा है सबको लगता है नहीं नहीं आई तो डिज़र्व बेटर, मुझे तो बेटर होना चाहिए। रिलेशनशिप में होता है कि नहीं यू नो आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई नीड। तो ये हमारा माइंड हमारे साथ गेम्स खेलते रहता है और हमारे डिसिप्लिन को ब्रेक करता रहता है। एंड आई थिंक दैट मे बी इज़ द डिफरेंस बिटवीन समवन जो एक्चुअली सक्सेसफुल है जो नहीं मीट कर पाता अपनी नीड और रिक्वायरमेंट को। नहीं मैम, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि मैम एक्चुअली क्या है, देखिए जो रियल में वर्क कर रहा होगा, जो रियल में हार्ड वर्क होगा, उसके पास सोचने के लिए टाइम नहीं है मैम। देखो सोचता कौन आदमी है मैम, जिसके पास टाइम होगा। अगर सपोज करो कि मेरे पास टाइम है और मैं 2-3 घंटे 4 घंटे बैठा हूँ, तभी तो मैं सोचना शुरू करूंगा ना मैम कि यार मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता था, मैं उससे ज़्यादा बेटर हूँ, या मैं इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं इस समय फ्री हूँ मैम। लेकिन रियल में जो आदमी वर्क कर रहा है ना मैम, उसके पास तो टाइम ही नहीं है सोचने का। वो अपने वर्क में इतना बिजी होता है, इतना बिजी होता है कि उसके पास मैं मानता हूँ कि रेस्ट के लिए भी टाइम नहीं होगा मैम। तो दोनों चीज़ में फ़र्क है। आप लाइफ में काम करते जाओ, आप रियल में मेहनत कर रहे हो ना, आप अपने गोल तक पहुँचोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको लगेगा यार मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया, आपको खुद शौक होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मैम दुनिया का कोई भी आदमी, देखो 2 ही सिद्धांत है मैम लाइफ के अंदर, 2 तरह के ही गोल चलते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। या तो एक इंसान जो होगा वो सोचेगा कि मुझे लाइफ के अंदर वो गोल अचीव करना है, पहला थ्योरी पर इस सिद्धांत पर चलता है एक आदमी कि मुझे वहाँ पहुँचना है। एक दूसरा आदमी होता है, मैं वो बोलता है कि मैं लाइफ में जहाँ भी पहुँचूंगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा। दूसरे से तीसरा सिद्धांत है ही नहीं दुनिया में। तो आप किस सिद्धांत को फॉलो करते हो? आप कहते हो यार नहीं मुझे वहाँ पहुँचना है, आपने पहले अपना गोल चुन लिया, या आप कहते हो कि ज़िंदगी में मैं जहाँ पर भी पहुँचूंगा वो मेरे लिए बेस्ट गोल होगा मैम? लाइफ में 2 ही चीज़ें हैं मैम, कोई मतलब महाभारत नहीं है कि आपको क्या सोचना है। एंड ब्यूटीफुल राइट, एंड जो भी आप चूज कर रहे हो उस पे खुश हो। बिल्कुल मैम, या तो अपना गोल को फॉलो करो, नहीं तो जहाँ आपको लाइफ ले वो जा रही है बेस्ट वहाँ पे भी खुश वो हो, बेस्ट है मैम, है ना, वहाँ पे बिल्कुल खुश रहो, वहाँ पे खुश लेकिन रहो। बीच में कोई रास्ता नहीं रास्ता है। कोई नहीं है, तीसरा तो है ही नहीं ना मैम। तो लोग तीसरे में ही उलझे पड़े हैं आज के टाइम में। जी। और आज का है क्या मैम, लोग खुद से इतनी प्रॉब्लम नहीं है उनको जितना दूसरे। एक आदमी को मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक आदमी को आप 50,000 सैलरी दो, वो बहुत खुश है, हैप्पी लाइफ। जैसे उसको ये पता चलता है कि सामने वाले की 1 लाख सैलरी है, तो उस दिन से उसका दिमाग खराब होना शुरू होता है मैम। जी। वो 50 में बहुत बढ़िया तरीके से रह रहा था, अब उसको प्रॉब्लम आया, उसको 1 लाख मिल रही है, वो अपने अंदर देखता है मैं तो इससे बेटर हूँ। प्रॉब्लम से ही होती है मैम। और वो ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है, वर्क चालू हो जाता है। सो ग्रेट, आई थिंक जो मैंने ऑलरेडी लर्निंग्स ले ली है इस पॉडकास्ट के, इस फर्स्ट डिसिप्लिन रहो, एक स्केड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो। दूसरा इतना काम करो कि टाइम ही नहीं होना चाहिए कि भैया दिमाग कहीं जाए, कुछ ना जाए। थर्ड जो आपने बोला कि लाइफ में केवल 2 चीज़ें हैं, या तो गोल पे जाओ उसके लिए मेहनत करो, या जहाँ लाइफ ले जा रही है उसमें हैप्पी रहो, खुश रहो। अगर आप कहीं पे भी और हो तो वो फिर वो इट्स अ प्रॉब्लम, वो गलत है, वो आपकी प्रॉब्लम है फिर। You know, I want to start with your journey as a sniper, लकी जी। You know, हमने बहुत बात की है कि स्नाइपर में प्रेपरेशन चाहिए होती है, सालों की ट्रेनिंग चाहिए होती है। यू आर अ फैंटास्टिक स्नाइपर। आई वांट टू नो अबाउट दैट माइंडसेट कि एक्चुअली अगर यू बीन इन एन ऑपरेशन, यू नो यू शॉट समवन, तो आपके माइंड में क्या चलता है? एंड यू नो दैट फीलिंग कि मैंने किसी की लाइफ ली है, उसका गिल्ट, उसका पेन, वो थॉट रहता है आपके माइंड में। लाइक हाउ डू यू स्लीप विद दैट? आपके दिमाग में क्या चलता है? मैम एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले अगर आप यूट्यूब में सर्च करो मैम, तो मैं आपको गारंटी बोलता हूँ कि आपको स्नैपर पर वीडियो, अगर कोई आदमी इन्फॉर्मेशन वीडियो दे रहा है तो आपको यूट्यूब हिस्ट्री में एक भी वीडियो नहीं मिलेगा मैम। आपको मूवीज़ मिल सकती हैं, आप अमेरिकन स्नैपर, दुनिया भर की स्नैपर मूवी है, लेकिन किसी आदमी को ये बोलो कि मुझे आधे घंटे की इन्फॉर्मेशन वीडियो चाहिए सिर्फ स्नैपर के पर, तो मैंने भी सर्च किया मैम, एक भी वीडियो नहीं है पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में। एक्चुअली क्या है मैम कि जो भी लोग लाइफ में स्नैपर रहे हैं लाइफ में, वो अपने कामों से कभी वो आए नहीं यूट्यूब तक। तो दूसरी चीज़, सबसे पहले मैं आपसे कुछ चीज़ बताऊंगा तो शायद ऑडियंस को समझ में आ जाएगा कि एक आम आदमी और एक स्नैपर में कितना फ़र्क है मैम। देखिए दुनिया की कोई भी आर्मी हो, मैं इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर आर्मी मैम, उनका सिर्फ एक ही मोटो होता है मैम। उनका मोटो होता है 1 बुलेट 1 एनिमी, एक गोली एक दुश्मन। ये हर सोल्जर का एक ही मोटो है कि एक गोली से मुझे एक दुश्मन मारना है। ये मोटो एक सोल्जर का है दुनिया में। लेकिन जब एक स्नैपर बनता है दुनिया में, ये ज़रूरी नहीं है कि स्नैपर सिर्फ आर्मी का ही होगा, स्नैपर अलग प्राइवेट आर्मी के भी स्नैपर्स होते हैं मैम, मिलिटेंट्स में भी अपने स्नैपर्स होते हैं। तो इनका मोटो क्या होता है मैम? इनका मोटो नहीं होता 1 बुलेट 1 एनिमी, इनका मोटो होता है 1 बुलेट 1 कमांडर, 1 बुलेट 1 लीडर।
ओके। मतलब इनका मकसद है कि इनको भीड़ नहीं मारनी मैम। अगर सपोज करो कि 10 लोग आ रहे हैं, 10 मिलिटेंट आ रहे हैं, तो एक स्नैपर का मोटो होता है कि एक गोली एक कमांडर जो उनका लीडर है वो कहता है कि लीडर को मार दो तो सब खत्म। उसका मकसद ही होता है लीडर को मारो तो प्लानिंग खत्म है। अगर आप दुनिया के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को मारोगे कुछ दिन तो खत्म हो जाएगी ना प्लानिंग। तो स्नैपर का पहले तो मोटो चेंज हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग हैं कि मैं थोड़ा सा समझाऊंगा तो उनको पता चल जाएगा कितना टफ होता है। स्नैपर के लिए मैम आदमी मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अब लोगों को लगेगा यार कि हम तो सभी फिजिकली स्ट्रांग हैं, हम 5-5 घंटे जिम करते हैं। जो आदमी 5 घंटे जिम करता है, अब उसको ये बोलना कि तुझे 2 दिन तक सिर्फ इस पोजीशन में रहना है, तो उसको पता चल जाएगा वो कितना स्ट्रांग है मैम। उसको समझ में आ जाएगा कि 5 घंटे जिम करना और 2 दिन तक किसी जगह पर इस पोजीशन में रहना, तो तुम्हारे को समझ में आएगा कि तुम कितने फिजिकली स्ट्रांग हो। तो 3-3 दिन तक एक ही जगह पर एक ही पोजीशन पर रहना पड़ता है, तो आदमी कितना फिजिकल स्ट्रांग चाहिए मैम, कितना मजबूत चाहिए। और क्या है, अगर सपोज करो मैं अभी पोजीशन लेके बैठा हूँ तो हो सकता है 3-4 घंटे तक मुझे दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना मैम, पेन होना शुरू होता है, बॉडी अकड़ेगी, पेन होना शुरू होगा और आप मूवमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आप दुश्मन के एरिया में हो। आपने कैमोफ्लाइज कंसीलमेंट जरूर किया हुआ है, लेकिन आप हो सकता है कोई सैटेलाइट आपको ट्रैक कर ले, तो खुद आप क्या हो जाओगे, एनिमी का खुद ही शिकार हो जाओगे मैम, पहली चीज़। दूसरा क्या है मैम कि फायरिंग करते समय हज़ारों चीज़ें ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता होगा यार कि ट्रिगर दबाया और गोली मार दी, पिक्चरों में हमने देखा कि टेलीस्कोप को सेट किया। मैम एक नॉर्मल इंसान होता है, उसका जो हार्ट बीट है वो लगभग 65 से लेकर 100 तक धड़कता है 1 मिनट के अंदर। कैलकुलेशन में नॉर्मल हो सकता है, किसी का कम भी, कोई ज़्यादा भी जो है, लेकिन नॉर्मल। एक जो नॉर्मल आदमी है मैम, वो जब सांस लेता है तो 12 से 20 बारी 1 मिनट के अंदर नॉर्मल इंसान सांस लेता है, अगर भाग दौड़ नहीं कर रहा हो। लेकिन एक स्नैपर के लिए क्या होता है मैम, जब वो पोजीशन में होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, देखो सांस में रोक लूँगा मैम, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मुझे बोलो यार कि 1 मिनट के लिए 40 सेकंड के लिए सांस रोकना है, मैं रोक लूँगा। लेकिन मैं कैसे अपनी दिल की धड़कनों को 60 से नीचे लेके आऊँगा मैम, ये बहुत बड़ा उसके लिए, क्योंकि मुझे अपनी जो मेरी हार्ट बीट है उसको 1 मिनट के अंदर 60 से नीचे लाना है। वो क्यों लाना है 60 से नीचे? सपोज करो कि मैं एक दिन कहीं पर बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता मेरा एनिमी कब आएगा मैम, ऐसा तो किसी ने बताया नहीं यार तेरा एनिमी इतने बजे आएगा। अगर ऐसा ही पता होता तो हम उसी टाइम जाते ना। हमारे को ये बोल देते हैं कि यहाँ से तेरा एनिमी कभी भी आ सकता है भाई। कभी भी का मतलब वो अभी भी आ सकता है और 3 दिन के बाद भी आ सकता है। तो 3 दिन तक आदमी की पलक नहीं झपकती मैम, पहली चीज़ तो, कि कब उसका एनिमी आएगा। और एनिमी आएगा तो सिर्फ 5-6 सेकंड के लिए ही नजर आएगा मैम। वो हो सकता है किसी गाड़ी के अंदर आ रहा हो, किसी में आ रहा हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने पोजीशन ले रखी है तो आपके लिए खड़ा रहेगा, वो तो चंद सेकंड के लिए आएगा और 10-12 सेकंड में चला जाएगा। तो ये 10-12 सेकंड अगर आपने उसको किल नहीं किया तो लाइफ में वो कभी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब वो सपोज करो एकदम से हमारे सामने आ गया और आते समय हमारी दिल की धड़कन 70-80 के हिसाब से चल रही है मैम। जब भी मैं ट्रिगर दबाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसी टाइम मेरी दिल की धड़कन भी, हार्ट बीट हुआ, तो हल्का सा हार्ट बीट कहने का मतलब है कि जब भी मेरी गोली बैरल से निकलेगी, राइफल के बैरल से निकलेगी, तो 1 mm की गलती, 1 mm कितना हुआ मैम आप सोचो ना, 1 mm एक बाल के जितना। तो अगर इसमें भी गलती हुई और सपोज करो कि मेरा टारगेट 500 मीटर दूर पर है, तो मेरी जो गोली है मैम वो 1 मीटर दूर चली जाएगी। मतलब एक आदमी का सर इतना सा है मैम, सपोज करो कि 15x8 का सर है, लेकिन मेरी जो गोली है वो कितना 1 मीटर दूर चली जाएगी 1 mm की गलती होने में। तो एक स्नैपर के लिए इतना टफ है मैम। हार्ट बीट, मतलब एक हार्ट बीट की वजह से मेरी गोली क्या होगी मैम, उसके सर को छोड़ के 1 मीटर इधर चली जाएगी, 1 मीटर तो कम। और मेरे एनिमी को पता चल जाएगा कि इस वो टारगेट है, वो जिंदगी में फिर उसको कभी मार नहीं पाओगे मैम। तो लगता ईजी है, उसके लिए बहुत टफ इस चीज़ की प्रैक्टिस मैम, कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे आपको हर मौसम के अंदर रहना है, कैसे आपको अपनी हार्ट बीट को 60 से नीचे लेके आना है, ठीक है, कैसे आपको 2-2, 3-3 दिन तक बिल्कुल पल के झपकाए बिना रहना है। तो तभी आपको मतलब आप एक दुनिया के अच्छे स्नैपरों में गिनती आपकी होगी मैम। लकी जी, आई मीन दिस इज़ फैसिनेटिंग। तो बेसिकली 3 दिन में योर, मतलब मैं बॉक्सिंग का एग्जांपल देती हूँ, थोड़ी बहुत बॉक्सिंग की है मैंने, तो उसमें 3 मिनट 3 मिनट का मैम, वो 3 साल जैसा लगता है का एक वो बाउट शॉपिंग का एक वो होता है, और पूरी बॉडी एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होती है। और 3 मिनट के बाद मतलब खड़ा नहीं हो जाता है, क्योंकि बॉडी में इतना मतलब एनर्जी, एड्रेनलिन होता है। 3 दिन तक अपनी बॉडी को ऐसे रखना,
इसमें ये फिज़िकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, इसमें आप मतलब जस्ट बेसिक लाइक टॉयलेट जाएंगे नहीं जाएंगे, आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं, खाना पीना कैसे करते हैं? मैम एक्चुअली देखिए क्या होता है, जब जो वहाँ पर 3 दिन में पोजीशन ली होगी वो डेफिनेटली एक स्नैपर होगा, लेकिन ये बनने के लिए आदमी मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है। कैसे? जब भी एक स्नैपर को तैयार किया जाता है मैम, तो ये लगा लो 40 किलोमीटर की रनिंग होती है मैम, 40 किलोमीटर रनिंग, और बॉडी में कम से कम 25 से 30 केजी का वेट होगा मैम। 40 किलोमीटर तक कंटिन्यू दौड़ना है, या पैदल नहीं चलना है मैम, आपको दौड़ना है 40 किलोमीटर तक, और आपके शरीर में 30 केजी वेट। और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जाने के बाद आपको अगले दिन रेस्ट दिया, आपको 1 घंटे के रेस्ट के बाद दूसरी एक्सरसाइज, तो पहले आपको इतना स्ट्रांग बना दिया जाता है। एक्चुअली ट्रेनिंग क्या है मैम? ट्रेनिंग दुनिया में यही है कि आपको आपकी ताकत दिखाना। अगर मैं बोलूँ कि दुनिया में कोई भी ट्रेनिंग हो, सपोज करो कि अगर मुझे 40 किलोमीटर मैंने दौड़ा है 30 केजी वेट लेकर, तो मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर या मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इसलिए दौड़ाया क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि लक्की बिस्ट, तेरे में ताकत है 40 किलोमीटर दौड़ने की। उन्होंने मुझे शक्ति बताई है। अगर आप एक नॉर्मल सिविल आदमी से पूछो कि यार तू 20 किलोमीटर दौड़ेगा, बोले यार कैसे दौड़ूंगा, क्योंकि उसने दौड़ा नहीं है ना मैम। जिस दिन वो कभी 20 किलोमीटर दौड़ ले, बोले हाँ दौड़ लूंगा। हम जीवन में वही काम कर सकते हैं मैम जो हमने किया हो ट्रेनिंग में। अगर आप मुझे अभी बोलो यार किसी आदमी का ऑपरेशन करना है डॉक्टर, मैं बोलूँगा मैम मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया ना मैम। वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा महाभारत है, मैं तो टच भी नहीं होगा मुझसे, क्योंकि मेरी चीज़ नहीं है मैम वो। तो लाइफ के अंदर दुनिया में अगर आपने कुछ भी बनना है, अगर आपने एक कमांडो बनना है, आपने एक स्नैपर बनना है, आपने एक बॉम्ब एक्सपर्ट बनना है, तो डेफिनेटली वो ट्रेनिंग होगी मैम उसकी। और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मेंटली कैसे कि आपको इतना परेशान कर दिया जाएगा मैम स्टार्टिंग में ही, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आप छोड़ छाड़ के चले जाओगे मैम। आप इतना इरिटेट हो जाओगे, आपको बोलेंगे कि एक काम, आपको मतलब ये लगा लो कि 24 घंटे में आपको सिर्फ 2 घंटे सोने के लिए देंगे, वो आप इरिटेट हो जाओ। लेकिन अगर वो इंस्ट्रक्टर देख लेते हैं कि आप में दम है रुकने का, आपने झेल लिए 10-12 दिन, तो ये लड़का झेल लेगा, नहीं तो निकल जाएगा, वो झेल ही नहीं पाएगा मैम। तो ट्रेनिंग में ऑलरेडी आपको ऐसे तो कैसे तंग करते हैं मैम ट्रेनिंग में? के अंदर जो कैसे तंग करेंगे, अभी हम एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। अभी आप आए 40 किलोमीटर दौड़ के, 40 किलोमीटर दौड़ने के बाद आपको क्या करना चाहिए? एज ए रेस्ट करना चाहिए। तो वहाँ रेस्ट नहीं करवाएंगे, बोलेंगे नो 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 नो, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद कहेंगे काम करो, डिप्स लगाना शुरू कर दो। मैम आप तो वैसे ही थके हुए हो पहले ही। अब जब थके हुए हो तो आप पुशअप लगाना शुरू कर दिए। अब पुशअप में भी क्या हो जाएगा, आदमी इतना थक रखा है मैम, तो चेस्ट तो जमीन में टिकी जाएगी। जैसे पुशअप लगा रहे हैं, चेस्ट जमीन में टिकी, इंस्ट्रक्टर का चेस्ट जमीन में नहीं लगाना। फिर हम कितनी भी कोशिश कर लो मैम, ताकत नहीं है ना बॉडी में, 40 किलोमीटर दौड़ के आ रखे हैं। तो इंस्ट्रक्टर दोबारा बोलेगा भाई चेस्ट जमीन में नहीं लगनी चाहिए। फिर बोला देखो इसने लगा दिया, नंबर होते हैं एग्जाम्पल के लिए, सपोज करो चेस्ट नंबर जो भी हुआ, चेस्ट नंबर 10 ने दोबारा क्या कर दिया, जमीन में लगाया। तो इंस्ट्रक्टर बोलेगा चलो ठीक है, तुम सबके लिए छूट है, तुम चेस्ट लगा सकते हो। सब खुश हो इस बात से? तो लोग बोलेंगे हाँ यार खुश हैं, चेस्ट जमीन में लगा सकते हैं। अब वो मैम आपसे 1000 सिटअप लगाएगा। अब 1000 आप चेस्ट लगाओ, आपके हाथ में इतनी ताकत तो हो कि अपनी बॉडी को ऊपर लेकर आओ। अगर कोई आदमी बोले कि यार मैं चेस्ट में बार बार पुशअप करते समय चेस्ट लगाऊंगा, और मैं उसको बोलूँ भाई तू 1000 पुशअप लगा के दिखा, मैम जब वो 100, 200, 300 क्रॉस करेगा तो उसकी हिम्मत नहीं होगी ऊपर को बॉडी लाने की। अब वो इंस्ट्रक्टर कहेगा भाई ऊपर लेकर आ करके। तो ये होता है मैम एक तरीके से आदमी का मेंटली चेक करना कितना। जब वो सपोज करो हुआ, अब आपको लग रहा होगा कि यार आप बचे हुए टाइम में क्या है कि आपका रेस्ट टाइम है, सपोज करो कि घड़ी में भी टाइम हो रहा है अपना 1:15 बज रहे एग्जाम्पल के लिए, तो आपको पता है कि 1:15 बजे इंस्ट्रक्टर ने छोड़ना है, क्योंकि आपने क्या करना है 2 बजे दूसरी क्लास में जाना है। तो इंस्ट्रक्टर आपको छोड़ेगा नहीं मैम, आपको खड़ा करके रखेगा और फालतू की बातें करेगा चीज़ें कि भाई तुमने डिसिप्लिन, आप इतनी इरिटेट, आपका मन करेगा उसको मारूं करके, क्योंकि अरे मैं आपको पता है मेरा रेस्ट का टाइम है, क्योंकि इस टाइम लिखा हुआ है बोर्ड पर कि आप जाके रेस्ट करो 15-20 मिनट का, ताकि अगली क्लास में हो। लेकिन वो इंस्ट्रक्टर बोलेगा कि कल भी तुम लेट आए थे, ये आदमी देखो कितनी गलती करता है। आपको आपका मैम आप समझ रहे हैं मेंटली, आपका आएगा कि उससे उसको मारो, यही चेक करते हैं मैम वो लोग। और लास्ट में जब कहेंगे ओह मैं भूल गया तुम्हारी तो अगली क्लास है करके, बोलेगा कि तुमने बताया नहीं अगली क्लास है। तो आपको जब आपको पता है कि इनको सिर्फ रूम पर जाके ड्रेस चेंज करके आने जाने में 10 मिनट लगेंगे, तो वो 10 मिनट पहले भी नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ेगा कम से कम 5-6 मिनट पहले। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप वहाँ टाइम से नहीं पहुँच पाओगे मैम, फिर अगली आपको वहाँ पनिशमेंट होनी है। तो ये चेक करना, आप वहाँ जाके तो वहाँ का इंस्ट्रक्टर पहले वेट कर रहा होगा, बोलेगा तुम 5 मिनट लेट हो, तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि उन इंस्ट्रक्टर ने नहीं छोड़ा, वहाँ तो शिकायत करना ही नहीं है मैम, अलाउड ही नहीं ना शिकायत करना। तो फिर वहाँ पर आपको पहले से पनिशमेंट तैयार है मैम,
मतलब आपको फिर वहाँ पर फ्रंट टूल, बैक रूल, वो टच, मतलब आपको लगेगा कि आज ही पेपर लाओ, मुझे नहीं करनी नौकरी, मुझे अपने घर जाना है। तो इस कदर तोड़ देते हैं मैम इंसान को। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर उस ट्रेनिंग के अंदर 10,000 लोग गए ना मैम, तो उस 10,000 में से 30-32 ही रह जाते हैं मैम, बाकी सब आउट हो जाते हैं। ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक जो आपने बहुत ब्यूटीफुल चीज़ बोली ना लाकी जी, इज ट्रेनिंग आपकी सुपर पावर को अनलॉक करता है। डेफिनेटली मैम। हम सबके अंदर वो पावर है। अगर कोई भाग सकता है, कोई मैराथन भाग सकता है, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। बट आई थिंक उनको ट्रेनिंग ट्रेनिंग अपने निकालती है आपको, और वो आपको दिखाती है कि हाँ आप कर सकते हो। कर सकते हो मैम, वो आपको बिलीव करवाती है जी। कि दुनिया का हर आदमी कर सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैम ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कर सकता। उसको आप भरोसा कैसे दिलाओगे मैम? भरोसा तभी दिलाओगे जब वो एक बारी कर लेगा ना मैम, तो उसको यकीन हो जाएगा मैं कर सकता हूँ करके। वो यकीन दिलाना बहुत जरूरी है, उस यकीन दिलाने को ही हम ट्रेनिंग कहते हैं मैम। इट्स ब्यूटीफुल। पिछे आपके साथ ऐसे हुआ है कि आप बैठे हुए हो स्नाइपर, आप यू हैव अ टारगेट एंड आपने मिस किया हो, या आफ्टर डेज ऑफ ट्रेनिंग कि आपने किसी को ट्रैक किया है लेकिन वो मिस हो गया, या यू weren't एबल टू गेट योर टारगेट? ऐसी कोई स्टोरी हुई है मैम देखो, आपके एक्चुअली साथ? क्या होता है कि जो मेरे इंस्ट्रक्टर हैं, मेरे सीनियर हैं, उनकी बात में हमेशा एक चीज़ अच्छी रहती थी। वो मेरे सीनियर बोला करते थे, यार वॉर तो हम हर रोज़ करते हैं, चाहे आज आप मुझे कहीं भी ऑपरेशन के लिए भेज दो, ये मेरे लिए नया नहीं है। क्योंकि आज जो ऑपरेशन में मुझे तकलीफ मिलने वाली है, इससे ज़्यादा तकलीफ तो मैं हर रोज़ अपनी ट्रेनिंग में सहन करता हूँ। ये सिर्फ एक नॉर्मल है, क्योंकि आज मैं ऑपरेशन में जाऊँगा, सपोज़ करो मुझे वहाँ 5-6 किलोमीटर दौड़ना भी होगा, जंगल में रहना भी होगा, यार इससे ज़्यादा मैं हर रोज़ करता हूँ। मतलब एक इंसान क्या होता है मैम, उसको इतना तैयार कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर कि उसको आप दुनिया के किसी भी वॉर में, किसी भी ऑपरेशन में भेजो, तो वो डेफिनेटली उसके लिए बहुत ईजी होगा वो। क्योंकि जो आज लगता है, सपोज़ करो आपने ताज में देखा मैम, सब लोगों ने 26/11 ताज के अंदर देखा कि कैसे NSG 51 SAG कैसे हेप्टर से नीचे उतरी स्लैडिंग करके, लोगों को लगा ये क्या, मतलब ऊपर से। भाई ये रोज करते हैं वो लोग, आपके लिए एक नई चीज़ है, लेकिन वो हर रोज उनका यही काम है। उस दिन तो और भी इजी था, उस दिन तो बिल्कुल मतलब नॉर्मली तरीके से वो लोग आए और हेलीकॉप्टर से बिल्कुल नीचे की तरफ उतर गए। लेकिन जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो इतने थके होते हैं कि उनका हाथ भी नहीं पकड़ा जाता है, तो उनका वो डेली का काम है मैम। तो जैसे मिस होना, तो मिस तो नहीं कहूँगा मैं। एक्चुअली क्या हुआ मैम, जब मैं पहली बार ऑपरेशंस में गया, तो मैंने अपनी जिस जगह पर पोजीशन ली हुई थी, और मेरे को टारगेट पहले से पता था कि मेरे सीनियर ने मुझे टारगेट, एक कौन से डिग्री पर कितनी दूरी पर मेरा टारगेट है वो बताया। तो जब भी मैं फायरिंग प्रैक्टिस में हम लोग करते थे मैम, फायरिंग में हमारा एक ही चीज़ होता था कि हेड शूट। एक्चुअली क्या है कि ये ट्रेनिंग ग्राउंड है मैम, लेकिन आज मैं रियल वॉर जोन पर आ रखा हूँ मैम, रियल ऑपरेशन ग्राउंड पर आ रखा हूँ। यहाँ पर धरती और आसमान का फ़र्क है मैम। यहाँ पर क्या है कि एक गलती, अगर मैं एक गलती करूँगा, मैंने आपको बोला कि वो जिस आदमी को मुझे शूट आउट करना है या जिसको मुझे किल करना है, वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा मैम, क्योंकि वो अलर्ट हो जाएगा ना मैम। उसको पता है कि आज स्पेशल फोर्स या सीक्रेट सर्विस मेरे इतने नज़दीक तक पहुँच चुकी है, तो उसको ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जहाँ पर भी मैंने पोजीशन ली थी मैम, तो पोजीशन लेने के बाद मेरा आर्क ऑफ फायर भी बिल्कुल क्लियर था। ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूँ कि मौसम ख़राब था, मौसम भी बिल्कुल क्लियर था, और मुझे मेरा टारगेट भी नज़र आ रहा था ईजिली तरीके से, और इतना मूवमेंट भी नहीं था टारगेट का। वो एक नॉर्मल तरीके से बांस के कुछ चीज़ें बनी हुई थी, छज्जा टाइप, उस पर आराम से बैठा हुआ था मैम। जब मैंने पोजीशन ली, तो आप इतना फ़र्क होता है ग्राउंड के अंदर और रियल पर। जब हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में करते थे ना मैम, तो हम लोग पैसों में शर्त लगाते थे कि यार देख, हम 5 सेंटीमीटर का ग्रुप मारूंगा। 5 सेंटीमीटर मतलब एक छोटा सा स्केल में। मैं बोलता था मुझे तू 5 गोलियां दे, और मेरी पाँचों की पाँचों गोलियां कहाँ लगेंगी, हेड में लगेंगी, और 5 सेंटीमीटर में लगेंगी, और लगते हैं मैम नॉर्मल। लेकिन जब मैंने पहली बार पोजीशन लिया मैम, तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, तो मैंने उसका सर का पोजीशन हटा दिया मैम। मुझे खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहा कि यार नहीं यार, मैंने कहा कि सर साला मिस ना हो जाए, बहुत छोटा सा सर है। जो सर मुझे बहुत बड़ा नज़र आता था, आज मुझे बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है वो। तो मैंने क्या किया, सर का पोजीशन को थोड़ा सा नीचे ला के पीठ पर, हाथ पर लिया है मैं, पीठ पर। मैंने कहा कहीं ना कहीं तो लगेगी। तो जहाँ मैं सर पर मार सकता था मैम, मैंने हल्का सा क्या किया, नीचे लाया और एक ट्रिगर दबाया। तो माइक्रो सेकेंड के अंदर मुझे कुछ हरकत नज़र नहीं आई, तो मुझे बहुत बुरा लगा यार। मैंने कहा ये क्या, मेरी गोली वॉश आउट हो गई। तो चंद सेकंड के अंदर मैं क्या देखता हूँ, वो आदमी ज़मीन में गिर जाता है वहाँ से, और मुझे लगा कि यार लग गई। तो इतना फ़र्क होता है कि जब आप रियल ग्राउंड के ऊपर
ऑपरेशन करते हो टारगेट के ऊपर, वहाँ पर आप इसको आप मैम कॉन्फिडेंस कह लो या कुछ भी कह लो या प्रेशर कह लो, जी। आदमी इतना प्रेशर में आता है कि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन होता है मैम। ये मेरे साथ ही नहीं होगा, दुनिया के हर आदमी के साथ होगा मैम। नो एंड व्हाट आई लव दिस जो आप बोल रहे हैं, राइट, इट्स द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। देखिए क्योंकि वहाँ मैम एक्चुअली क्या है ना मैम, देखिए हम बहुत ऑपरेशन करते हैं। जी। मतलब मैं ये बोलूँ कि मेरे सीनियर हो या मेरे जूनियर आज भी हो दुनिया में बहुत ऑपरेशन कर रहे हैं। ये देश की जनता पता है क्या मैम, भारतीय सेना मैम 365 दिन ऑपरेशन करती है मैम। वो हर रोज़ सक्सेस ऑपरेशन करती है। हमारी सीक्रेट सर्विस हर रोज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन ला के देती है इस देश को कि हम लोग सेफ हैं, लेकिन उसको कभी कोई नहीं बोलते और ना ही कभी बताया जाता है। लेकिन इस देश में आप एक इन्फॉर्मेशन आपसे एक मिस हो जाए, गलती से आपसे कोई टेररिस्ट छूट जाए, तो पूरी जनता रोड पर आ जाती है कि देश क्या कर रहा है मैम। तो आपके 364 जो आपने सफल ऑपरेशन करें उसको कभी याद नहीं किया जाएगा। बस आप एक गलती करके देख लो मैम, उस गलती पर आपको हज़ारों चीज़ें बोल दी जाएंगी मैम कि उसकी प्रॉब्लम है। नहीं, एंड जो आपने बोला ना इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, जब प्रेशर हाई होता है तो काफ़ी टाइम ये होता है कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को 100% सक्सेस मिलेगा, राइट। ये बुलेट अगर सिर पे लगेगी तो 100% सक्सेस होगी, लेकिन उसकी रिस्क भी ज़्यादा है रिस्क क्योंकि वो ज़्यादा है छोटा है। छोटा है अगर मैं बॉडी पे करूँगा तो तो लगेगी कहीं ना कहीं, लगेगी बिल्कुल, उस पर, लेकिन वो रिस्क भी कम है। बट आई थिंक लाइफ का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जिस चीज़ में आपकी रिस्क ज़्यादा होती है, चांसेस ऑफ सक्सेस भी उतनी ज़्यादा होती है। बिल्कुल मैम, जितनी आपकी रिस्क कम होती है उतनी आपकी चांसेस ऑफ सक्सेस भी कम हो जाती है। बिल्कुल मैम। एंड आई थिंक आप ट्रेनिंग से अपने आप को ट्रेन कर सकते हो कि एक्चुअली आप वो रिस्क ले सको बिल्कुल जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिले। डेफिनेटली। फिर धीरे धीरे क्या होता है मैम, धीरे धीरे ग्राउंड एक्सपीरियंस आता है और एक टाइम ऐसा आता है कि सर के अलावा कुछ नहीं दिखता आदमी को। Really? तो देन ये धीरे धीरे इन वर्क के आ गया मैम। तो अब जब आप मतलब बाय द एंड ऑफ इट आपको केवल अपना एकलव्य की तरह केवल आपको आँख दिखती है। अब तो मतलब आप बोलने की सिर्फ आपको ये बोल रहे हो कि अब हमारे को सिर्फ ये देखकर बता देंगे कितने रेंज है। अब हमारे को टेलीस्कोप से देखने की भी ज़रूरत नहीं है मैम कि मेरा टारगेट मुझसे कितने की दूरी में है। अब मैं देख के मुझे डिवाइस विंड मेकर में भी नहीं देखना कि हवा की स्पीड क्या चल रही है। मैं बोल दूँगा हवा की स्पीड 5-7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो एक्सपीरियंस से आ जाता है मैम धीरे धीरे। और एक ऑपरेशन के लिए आप तैयारी क्या करते हो? आपके लिए टिपिकली एक यूजुअल ऑपरेशन में क्या आपकी प्रेपरेशन होएगी जाने से पहले? मैम देखो एक्चुअली क्या होता है कि डिपेंड करता है कि कभी भी ऑपरेशन डिपेंड करता है एनिमी के ऊपर मैम। आपका एनिमी कितना खतरनाक है, आपका एनिमी जितना पावरफुल होगा आपको उससे ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा मैम। कि अगर देश की कोई सीक्रेट सर्विस हो मैम, उसके लिए किसी गुंडे मवाली के लिए तो उसको तैयार नहीं करेंगे मैम। डेफिनेटली आपका जो एनिमी है वो भी दुनिया में किसी ना किसी मिलिट्री द्वारा ट्रेंड है मैम। वो भी मेरा जैसा ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि वो एक नॉर्मल गुंडा है कहीं का या कुछ है। तो वो भी डेफिनेटली हो सकता है कि मैं 20 हूँ 19 हो या वो 20 हो या मैं 19 हूँ, तो एक जैसे ही होते हैं दोनों। तो मैं भी उसके लिए एनिमी हूँ, मैं भी उसके लिए मिलिटेंट हूँ। तो आपका एनिमी, सबसे पहले तो हम अपने एनिमी के बारे में एनालाइज करते हैं कि हमारा एनिमी है कैसा। कि हम मतलब हमारे दुनिया में एक कहावत है मैम कि मैं जब तक अपने एनिमी को नहीं मार सकता जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं मैम। तो मुझे मेरे एनिमी को मारने से पहले उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी पावरफुल चीज़ें क्या हैं, उसकी नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, ठीक है। उसका पावरफुल एरिया कौन सा है, ठीक है, वो कमज़ोर किस एरिया के अंदर आता है। कि सपोज़ करो कि मुझे पता है कि एक एनिमी है, एक सपोज़ करो एक इंसर्जेंट ग्रुप है उसका कोई भी एरिया कमांडर है और मुझे पता है गोरिल्ला वॉर के अंदर महारत हासिल है उसको, ठीक है। अब मेरे लिए जंगल में उसको टारगेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि वो भी गोरिल्ला वॉर करता है मैम। वो गोरिल्ला वॉर के अंदर महारत हासिल है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हमारे भनक ना लग जाए आने की, उसको पता ना चल जाए। तो पता चला जिस ऑपरेशन को आप करने जा रहे हो आपके ऊपर काउंटर ऑपरेशन हो गया मैम। तो एनिमी का हमेशा क्या किया जाता है, हम लोग उसका पावरफुल एरिया से उसको हमेशा क्या करते हैं, कमज़ोर एरिया में लाने की सोचते हैं। पहले आप उसको उसके पावरफुल चीज़ से बाहर निकालो। दूसरा क्या है कि जिस जगह पर आप ऑपरेशन कर रहे हो उस ऑपरेशन के लिए मैम सबसे चीज़ सिविलियंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है मैम। कहीं आपके एक ऑपरेशन की वजह से किसी सिविलियन को तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। जिस जगह पर आप ऑपरेशन कर रहे हो इसके आसपास सिविलियंस की आबादी ज़्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई भी बुलेट किसी सिविलियन को टारगेट कर सकता है। तीसरी चीज़ कि आप मौसम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम। अगर मेरे को, मैं बोलूँगा कि मेरे लिए जितना ख़राब मौसम होगा मैम मेरे लिए उतना अच्छा है, बेटर है मेरे लिए बेटर। दुनिया का ऑपरेशन जितना ख़राब मौसम होगा हमारे लिए सबसे बढ़िया ऑपरेशन का टाइम होता है। जैसे सपोज करो कि आज आंधी तूफान चल रही है तो मेरे लिए इससे अच्छा टाइम नहीं होगा मैम कि बरसात आ रही है आंधी तूफान आ रही है। ये मेरे लिए बेस्ट टाइम है ऑपरेशन करने का, क्योंकि अब मैं जब मूवमेंट करूंगा मैम ना तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी ना मेरे जूतों की आवाज़ आएगी। अगर गलती से कोई पेड़ हेड़ की भी आवाज़ आई तो उस तूफान में मेरी आवाज़ दब जा रही है मैम, तो मेरे लिए खतरा कम है।
मेरा जो एनिमी है वो मुझे वॉच नहीं कर पाएगा। तो खराब मौसम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम। जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना मुश्किल है ऑपरेशन करना मैम, उतना टफ होता है कि हमेशा मतलब हम लोग चाहेंगे कि आप समझ गए होंगे जितना टफ मतलब नेचर रहेगा उतना मेरे लिए बेस्ट है मैम, वाह। मेरी सेफ के लिए। लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं कि थोड़ी सी अगर हवा चल रही है तो आपकी लेकिन नहीं वो सेट करता है, नहीं वो एक्चुअली मैम ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली हमारे को करना पड़ता है कि हवा की स्पीड कितनी चल रही है। सपोज करो कि मेरा एनिमी इस जगह पर है मैम, ये मेरा एनिमी है और मुझे पता है कि मेरा एनिमी क्या है, इधर की तरफ जा रहा है और हवा भी क्या कर रही है, यहाँ की तरफ आ रही है स्पीड से। तो मैं अब यहीं नहीं मारूंगा मैम, मैं कम से कम मैं अपने हिसाब से क्या करूंगा, गोली को इधर आऊंगा ताकि मेरी गोली को ऑटोमेटिकली यहाँ तक आएगी एयर के साथ। ऐसा नहीं है कि अब मैं यही निशाना लगाऊंगा उसका, ठीक है। अब हवा के हिसाब से हवा किस साइड को चल रही है, कितने की स्पीड में चल रही है, मेरा एनिमी कितने की स्पीड में चल रहा है, तो उसी हिसाब से हमारे को पॉइंट ऑफ एम लेना पड़ता है मैम। ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल। एंड अगेन आई एम गेटिंग जस्ट सो मेनी लाइफ लेसन्स, राइट, कि आप कुछ भी कर रहे हो अपनी एनिमी को समझो, जानो, फिर अपनी प्रिपरेशन करो। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द अदर पर्सन। एक बहुत आपने इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि मैं अपने एनिमी को उसकी पावरफुल जोन से निकालता हूँ। सो ये कैसे करते हैं आप? मैम देखिए एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि दुनिया का हर आदमी का एक पावरफुल जोन है मैम। देखो जब तक एक एग्जांपल के लिए सपोज करो, मैं एक ऑपरेशन बताता हूं मैम आपको, मैं कहाँ पर था ऑपरेशन नहीं बताऊंगा आपको। एक्चुअली क्या हुआ कि एक बारी इंडियन आर्मी के कैरम खेल रहे थे मैम, एक रेजिमेंट के अंदर, कंपनी के अंदर कैरम खेल रहे थे। तो कुछ इंसर्जेंट आए मैम, कुछ इंसर्जेंट आने के बाद क्या किया उन्होंने, एकदम से निहत्थे सोल्जर के ऊपर फायर करा मैम। उसमें शायद 4-5 कैजुअलिटी दे के चले गए हो, हमारे 4-5 सोल्जर शहीद हो गए। अब क्या है, हाँ एज ए सीक्रेट सर्विस होने के नाते हमने पता किया कि ये किसने किया पूरा का पूरा। तो हमारे को एक ऑर्गेनाइजेशन का पता चला कि और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक काम है। तो उस टाइम देश के अंदर इन 2014 से पहले की बात है, तो जो भी गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट तक ये मैसेज दिया गया कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है और इनका जो ब्रिगेड कमांडर है सेल्फ, ऐसे उनके भी जैसे ब्रिगेडियर होते हैं जैसे हमारे होते हैं तो सेल्फ लगा लेते हैं, ये उनके ब्रिगेडियर का ऑर्डर्स पर हुआ। तो उस गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इनके साथ हमारा सीज फायर चल रहा है, आप इसको टच नहीं करोगे। अब इसमें हमारे को बड़ी प्रॉब्लम है कि एक अब हमारे को 100% हमारे को एविडेंस मिल चुके हैं कि इस आदमी ने ऑर्डर्स दिए थे फायर करने की, इसकी वजह से हमारे 4-5 सोल्जर शहीद हो गए और आज एक दिल्ली में बैठा हुआ आदमी हमको बोलता है ऑपरेशन नहीं करोगे। अब इससे क्या हो गया मैम, इससे हमारे सोल्जर्स का मॉरल बहुत डाउन हो रहा है कि यार, और मॉरल डाउन हो रहा है, वो बोल रहे हैं कि तुम तो हमारे कैंप में आके हमको मार देते हो और हमारे सुपीरियर में कुछ नहीं बोलते। और यहाँ पर क्या होता है, मिलिटेंट का मॉरल बहुत हाई हो जाता है, वो अपने न्यू रिक्रूटमेंट को क्या बोलते हैं कि हमको घुस के मारते हैं, देखो क्या कर लिया हमारा। तो अब हमारे को क्या है, उस ब्रिगेड कमांडर को मारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उसको क्या करना है मैम, अब हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम उसको हिंदुस्तान की धरती में नहीं मार सकते मैम। अब उसको हिंदुस्तान से बाहर लेके जाना है, उसके पावर एरिया से कैसे बाहर लेके जाएं। यहाँ सिचुएशन उल्टी हो गई मैम, यहाँ हमारे को विदेश से किसी मालिया जैसे को नहीं लाना, अब हमारे को हमारे ही देश से एक ऐसे आदमी को बाहर लेके जाना है जिसको हम मारें। तो कि वहाँ पे मार सकते हो आप। इंडिया से बाहर मारेंगे तो मैम फिर तो कुछ कह नहीं सकती ना गवर्नमेंट, हमने थोड़ा ना मारा है। तो आप इंडिया में आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन आप बाहर जाएंगे तब यू कैन डू दिस। मैम इंडिया से बाहर चले गए तो हम तो बोलेंगे हमने मारा ही नहीं है, हम क्यों बाहर जाएंगे। अब हमारे पहला टारगेट क्या है मैम कि उस आदमी को कैसे उसके सेफ जोन से बाहर लेके जाना। तो उसके लिए फिर पूरी की पूरी प्लानिंग, एक पूरा प्लान तैयार होता है, कैसे उस आदमी को ट्रैप किया जाता है, किस बिजनेस के थ्रू, जैसे भी। फिर उस आदमी को जैसे हिंदुस्तान से वो बाहर जाता है तो हिंदुस्तान से बाहर शूट आउट किया जाता है उसका। तो दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है हमने तो किया ही नहीं सर, तो उस देश में हुआ है, उस देश को पता होगा। तो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी कि एक्चुअली यू टुक हिम आउट, कि इंडिया में वो ज़्यादा सेफ था एंड बाहर जाके एक्चुअली यू कैन सेफ। इंडिया में सेफ मैम, गवर्नमेंट ने सेफ कर रखा था ना मैम, गवर्नमेंट से ऑर्डर्स नहीं थे गवर्नमेंट्स के कि नहीं शूट आउट करोगे। तो इंडिया से बाहर तो मैम सपोज करो कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके लॉ कहाँ चलेंगे, हमारे देश में तो चलेंगे ना मैम। हमारे देश के अगर एलओसी क्रॉस होगी तो लॉ इनके तो नहीं चलेंगे ना, फिर तो लॉ इस देश के है ही नहीं है, तो आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो। अगर किसी भी आदमी की डेड बॉडी हिंदुस्तान से बाहर किसी और देश में पाई जाती है तो इंडिया में थोड़ा उसकी FIR होगी मैम। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एंड जस्ट अगेन इसमें आपने कितनी सारी चीज़ें बोल रही हैं,
कि आपने अपनी कंट्री के लॉज को रिस्पेक्ट किया है, ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट किया है, बट एज अ लीडर आपने अपने सेंटिमेंट्स को भी अंडरस्टैंड किया है कि अगर मैं अपने सोल्जर्स का बदला नहीं लूँगा बिल्कुल तो उनकी क्या मोटिवेशन क्या रहेगी motivation और वो कैसे रिस्पेक्ट करेंगे कि देखो हमारे बॉसेस ने या हमारे जो लीडर्स हैं जिनके लिए हम अपनी जान देते हैं, हमने जान दे दी और वो बस खड़े हुए खड़े हैं। रहे तो आई थिंक कितनी सारी चीज़ें आपने मैनेज की हैं, इतनी कम्प्लेक्सिटी मैनेज की है एंड इतनी ब्यूटिफुली कि अपने सोल्जर्स के लिए भी, अपनी कंट्री के लिए भी, एंड वो मिलिटेंट जो गलत काम कर रहा है उसको भी सबक दिया है कि यू कांट डू दिस एंड गेट अवे विद इट। बिल्कुल मैम। तो एक मिलिटेंट को भी एक मैसेज मिलता है कि अगर तुमने हमारे लोगों को टच करने की कोशिश करी तो तुम दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हो, चाहे तुम यहाँ हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, तुम मारे जाओगे। तो एक सीधा मैसेज मैम। ब्यूटीफुल। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे आप एक मिशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आप एनिमी को समझते हैं, उसकी इंटेंसिटी कहाँ पे कैसे करना है, उसके बाद क्या स्टेप्स रहते हैं मैम मिशन देखो, को? एनिमी दो तरह के होते हैं। मैं आपको एक सीक्रेट सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ मैं, कि बहुत सारे लोग कहते होंगे कि आपको एक स्पाई का टारगेट बताता हूँ मैं आज। जैसे मैंने आपको एक पहले सोल्जर का टारगेट बताया कि 1 बुलेट 1 एनिमी, फिर एक स्नैपर के टारगेट पर आए कि 1 बुलेट 1 कमांडर। अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्पाई के दुनिया में 3 ही टारगेट होते हैं मैम, सिर्फ 3 टारगेट एक स्पाई को दिए जाते हैं। पहला टारगेट होता है किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का कोई लीडर, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई लीडर, वो दुनिया में कोई भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बहुत सारा आपने जैसे हमास वगैरह ग्रुप सुने हो आपने, किसी भी जैसे लिट्टे सुने हो, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर, उसका पहला टारगेट होता है मैम एक स्पाई का, उसे ख़त्म करना। एक स्पाई का दूसरा टारगेट होता है एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ही ख़त्म करना। एक स्पाई का तीसरा टारगेट होता है किसी देश को ही ख़त्म करना मैम। वाओ। तो ये 3 ही टारगेट होते हैं उसके। जी कैसे? कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, हम लेके आते हैं टारगेट के ऊपर एक देश को ख़त्म करना। आपने भी देखा मैम कि श्रीलंका बगल में ख़त्म हुआ मैम, श्रीलंका के बाद आपने देखा बांग्लादेश ख़त्म हुआ, बांग्लादेश में आपने देखा कि नेपाल के अंदर क्या हुआ। हम किसी भी देश के अंदर, हम आपको एग्जांपल लेके आता हूँ किसी भी एक देश के अंदर, मैं बांग्लादेश के अंदर लेके आता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा था। हसीना गवर्नमेंट कई टाइम से चल रही थी मैम। अब क्या होता है, वेस्ट में बैठा हुआ एक देश, चाहे यूएस हो, यूएस क्या करता है मैम, अपना पहले हसीना गवर्नमेंट को कहता है कि मुझे ये आइलैंड चाहिए। तो हसीना गवर्नमेंट बोलती है मुझे आइलैंड नीचे, सेट आइलैंड कुछ नाम है, मेरे नाम से एस से कुछ नाम है, सेट आइलैंड, वो मुझे, हसीना गवर्नमेंट मना कर देती है कि मैं ये आइलैंड यूएस को नहीं दूंगी, ये बांग्लादेश की संपत्ति है। लेकिन यूएस को किसी भी कीमत में आइलैंड चाहिए क्योंकि अपना नेवल बेस बनाना चाहता है वहाँ पर। तो यूएस क्या करता है मैम, यूएस कि अब सीआईए के ऊपर लाते हैं काम, सीधे सीआईए का। सीआईए देखता है कि मुझे किसी भी कीमत पर ये आइलैंड चाहिए, तो उसको पता है कि हसीना गवर्नमेंट कभी भी आइलैंड नहीं देगी। तो अपोजिशन में देखता है कि हसीना गवर्नमेंट के अपोजिशन में कौन है, उस आदमी को इन्वेस्ट करना शुरू करता है। एक पूरा सीआईए उसको पैसा देना शुरू करते हैं। उसको पैसे देने के बाद मैम पूरा का पूरा पैसा अपना लगाते हैं। अब क्या करते हैं ये लोग उस देश को, अब मैम देखो देश के अंदर कोई भी देश कब गिरता है, देश तब नहीं गिरता जब कोई पॉलिटिकल विंग रोड के ऊपर आता है। हर रोज आपने देखा होगा हर देश में धरना होते हैं। ये धरना क्या है, पॉलिटिकल धरना है, कोई ना कोई नेता करा रहा है। कोई आज सपोज करो हमारी कोई भी गवर्नमेंट हो देश के अंदर, कल जगह जगह पर धरने लग रहे हैं, तो लोगों को पता है कभी धरना, कभी कांग्रेस करा रही है, कभी सपा करा रही है, कभी आपके बंगाल की गवर्नमेंट करा रही है, कभी कोई भी करा रही है, तो पॉलिटिकल धरना बोला जाता है। इससे कुछ नहीं होता, ये डिस्टर्बेंस होते हैं। देश कब गिरता है, कोई देश कब खत्म हो जाता है, जब देश में आम जनता रोड के ऊपर आ जाती है, तो वो देश 24 घंटे में टूट जाएगा मैम। अब क्या होता है, ये एजेंसी ऐसे हालात बना देते हैं मैम। कैसे हालात बना देंगे, सपोज करो कि बांग्लादेश के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर क्या कर दिया मैम, उनको बोल दिया कि तुम मेरे से ये चीज़ नहीं खरीदोगे, ये चीज़ वो देश तुम्हें नहीं देगा। सीधे उनके इकोनॉमी में असर कर दिया मैम, उनके इकोनॉमी को टारगेट किया। जब आपकी इकोनॉमी को टारगेट किया तो उस देश के अंदर हज़ारों लोग हो मैम जो काम कर रहे हैं, उनको टाइम से सैलरी नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको 1 महीने सैलरी ना मिले, 2 महीने नहीं मिले, सरकारी कर्मचारी को 4 महीने नहीं मिलोगे मैम, आपका घर नहीं चलेगा, आपका गुस्सा बढ़ेगा। ये कोई देश की एजेंसी चाह रही है कि पूरे देश के लोगों को रोड के ऊपर लेके आना। जब पूरी देश की जनता रोड के ऊपर आती है मैम, तो तब देश की सरकार गिरती है। तो एक सरकार को गिराने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उन सबको रोड पर लाने तक का काम होता है कि एजेंसी एक स्पाई का मैम। वाओ। और ये स्पाई इसको पूरे को मैन्यूवर करके मैनेज करते हैं। आपने नेपाल के बारे में भी बात किया था, इनफैक्ट आपने तो पहले से बताया था कि ये होएगा।
तो सेम मैम वही नेपाल का आपने देखा कि एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि यार कि नेपाल के ऊपर, मैंने कहा सर देखो मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं जो भविष्यवाणी करूंगा, या हम लोग जो वो तो सही जी साधु संत ही जी करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड के एक्सपीरियंस, ग्राउंड के हालात को देखकर बात करते हैं मैम कि क्या होने वाला है सिचुएशन। सपोज मैम आप भी यहाँ रहते हैं तो शायद आपसे ज़्यादा इस एरिया के बारे में किसी को नहीं पता होगा। तो चाहे वो नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश में हो, जहाँ भी मेरे सोर्सेज या हम लोगों के लोग काम करते हैं या जो कभी मेरे लिए काम करते हैं, तो वो लोग कंटिन्यू रिपोर्ट देते हैं कि यार ऐसा होने वाला है लक्की जी, ऐसा होने वाला है। तो उस सिद्धांत पर हम बात करते हैं मैम कि अब सिचुएशन ये होने वाली है। क्योंकि उनको दिख रहा है, वो दिख देख रहा रहे है हैं, ये ग्राउंड जो पर ना आप मैम, मैन्यूवरिंग बता रहे हैं वो ये ऑलरेडी हो रहा ये है। ऑलरेडी हो रहा है। तो चीज़ें क्या होता है, और इसी मतलब किसी भी देश के अंदर मैम कि लोगों को लग रहा है, आपसे मैं एक चीज़ क्वेश्चन पूछता हूँ मैम कि आपने देखा होगा आज कि लोग, हज़ारों लोग रोड पर धरना करते हैं, एक एक महीने तक बैठे रहते हैं मैम, और हज़ारों की संख्या में बैठे रहते हैं मैम। जो हज़ारों की संख्या में लोग बैठे रहते हैं, इनका घर का खर्च कैसे चलता है मैम? इनको खर्चा कौन देता है? कभी ये सोचा है अगर मैं एक महीने काम ना करूं मैम, मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी जी यार, जी मैं एक महीने काम नहीं कर रहा हूं, मैं कैसे चलाऊं? लेकिन एक आदमी 2-2 3-3 महीने धरने करके बैठे हैं, हज़ारों लोग, तो कौन इनको फंड दे रहा है मैम? कोई ना कोई तो फंड देने वाला मैम, ताकि वो जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, कर रहे चीज़ें कर हैं। रहे हैं। तो ये सारा का सारा गेम होता है किसी दूसरे देश की एजेंसी का, ताकि आपके देश के अंदर क्या हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, आपके देश के अंदर आपकी गवर्नमेंट गिरे। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ मैम कि किसी भी देश के अंदर, एक बहुत बहुत कम लोगों को चीज़ पता होगी कि किसी भी देश में कैसे वो देश बर्बाद होता है। देश कैसे बर्बाद होता है? सपोज करो मैम कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जी है ना मैम, वो एक कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि यार इंडिया को डेवलप किया जाए, ये उनका थॉट है, डेवलप किया जाए। अब क्या होगा मैम, देखो हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होगा दुनिया के अंदर, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि हर पॉलिटिशियन ही देश के अंदर अच्छा है या हर पॉलिटिशियन ही देश के अंदर देशभक्त है, ये दुनिया के किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करो कि मोदी सर कहते हैं कि मुझे इस देश को डेवलप करना है। CIA, MSS, MI6 ने क्या कर रखे, कुछ एक पॉलिटिशियन उनके हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है कि मोदी जी को ये काम नहीं करने देना, उनका रुकावट उसको बनना। रुकावट देना। और देश की जनता को क्या लगेगा, हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रही है। जी वो उनका काम है, CIA का काम, MSS का काम है कि आम जनता को ये दिखाना कि तुम्हारे देश में तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि होने वो नहीं दे रहे हैं मैम। वो लोगों के अंदर ये डाल देंगे कि तुम्हारे प्रधानमंत्री तो देश के अंदर कुछ कर ही नहीं रहे तुम्हारे विकास के लिए, क्योंकि उनके एजेंट उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं मैम। वाह, हम केवल एक हमें केवल लीनियर व्यू देखते हम हैं, सिर्फ एक linear view देखते हैं लेकिन मैम। एक्चुअली ये पूरा एक 3D स्ट्रक्चर है, कौन क्या कर रहा कौन क्या? है। इट्स ऑल अ पावर गेम दैट Power इज game, बीइंग बिल्कुल। मैनेज। आई विल कम बैक टू दिस पावर गेम, बट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी दैट एक आपने बोला स्नाइपर का होता है गोल कि ही गेट्स द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पाई का भी ये रोल रहता है। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द हेड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? अगर आप हेड को हटा देते हैं, हाउ क्विकली इज़ देयर समवन एल्स जो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, नहीं कर लेता है? क्या रोल होता है एक हेड का? मैम आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड की बात कर रहे हैं मैम? या लाइक इन अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या उसका स्ट्रक्चर रहता है? जैसे अगर आपने हमास का देखा, हमने हमास के एक लीडर को हटा दिया, तो क्या उनके हायरार्कीज होते हैं कि दूसरा आदमी जल्दी से ऊपर आ जाएगा, या इट इज़ बीइंग रन बाय दैट वन सिंगल पर्सन? डिपेंड करता है। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कितना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, कितना पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करो किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक हेड है मैम, तो लगभग 50% प्लानिंग ऐसी होती है सिर्फ हेड ही जानता है मैम कि क्या करना है क्या नहीं जानता है। उसके नीचे के जितने भी लोग होंगे, उसका जितना भी स्ट्रक्चर होगा या जो भी उसने डिवाइड कर रखे होंगे, उनको नहीं पता होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मोसाद को लगता है कि हमास के हेड को मारने से पूरा हमास खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, उनके हेड्स को टारगेट करना शुरू किया मैम। अब क्या होगा कि एक आदमी, सपोज करो कि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ के अंदर। एक आदमी को, एक गाँव का एक प्रधान है तो प्रधान एग्जाम्पल के लिए, आप एक प्रधान को बोलो यार तुझे मुख्यमंत्री बनाना है, मैम उसको समझ में ही नहीं आएगा मुझे काम क्या करना है, उसको समझ में नहीं आएगा मुझे काम क्या करना है। वो जब, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को ही पता है कि स्टेट के अंदर क्या क्या काम होते हैं, तो पहले तो उसको इतने दिन तक समझ में नहीं आ पाएगा मुझे मेरी पावर क्या है, मुझे काम क्या करना है। जब तक वो समझेगा तब तक उस हेड को गिरा देंगे। तो अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, हेड को ख़त्म किया, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन की आधी या 50% पावर तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हो मैम, है ना, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को बोल दिया जाए, कोई एक MLA भी हो, और MLA को आप बोल दो यार इसको देश के प्रधानमंत्री बना दो मैम, मुझे लग रहा है कि 6 महीने तो उन्हें अपनी पावर समझने में लग जाएगी, मेरे पावर है क्या,
क्या कर सकते क्या हैं, कर क्या सकते कर हैं? सकते हैं, उसके बाद सोचेंगे उसके कि बाद क्या करना है। और यहाँ तो एक एक दिन बहुत कीमती होता है मैम। Right. उन्होंने अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड को खत्म कर दिया तो समझ लो कि उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को 10 साल 20 साल पीछे फेंक दिया मैम। ब्यूटीफुल। अगेन मैम गोना टेक लाइफ लेसन्स फ्रॉम देम। लीडर्स कितने इंपॉर्टेंट होते मैम हैं, दुनिया में लीडर ही इंपॉर्टेंट होते और हैं मैम। अपनी लाइफ में एक ऑर्गेनाइजेशन में और लीडर बनना कितना इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें टाइम लगता है। बिल्कुल मैम। यू नो, सबको बनना पड़ेगा, वो आपको दिमाग में कंट्रोल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन उठती है जब उसके पास अच्छे लीडर्स होते बिल्कुल हैं, गिरती है जब उसके लीडर्स डिवाइडेड होते हैं, या एक और अपनी हायरार्की को नहीं मैनेज कर सकते डिसिप्लिन से। सो आई थिंक फ्रॉम ऑल ऑफ अस, आई थिंक देयर सो मेनी लाइफ लेसन्स कि और फैमिली में लीडर होना कितना इम्पोर्टेंट डेफिनेटली है। आजकल मैम मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे यूथ है आज के टाइम का। जी। अब मेरे ऊपर ही एग्जांपल ले लो मैम। अगर आप मुझे सपोज करो 2 4 5 लाख रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, तो मुझे पता है कैसे खर्च करने हैं। तुम बोलो लक्की बिस्ट में मैं 100 करोड़ देती हूँ, तुम खर्च करके दिखा दो, मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा। जी। ये लोगों को लग नहीं रहा है, मुझे यही नहीं पता चलेगा मैं 100 करोड़ का क्या करूं, जी। क्योंकि लाइफ में मैंने कभी देखा ही नहीं वो चीज़। जी। आप मुझे दे दो तो मुझे पहले तो समझ में नहीं आएगा मैं, और मैं अगर वो खर्च भी कर दूंगा ना वो सारा वेस्ट हो जाएगा मैम, क्योंकि मुझे 100 करोड़ को सही तरीके से खर्च करना नहीं आएगा जीवन में। तो अगर 100 करोड़ खर्च करने के लिए तो तुम उस लेवल का आदमी बनना पड़ेगा, तभी तुम उसका सही यूज़ कर सकते हो। नहीं तो आप 100 करोड़ आपके सीधे वेस्ट चले जाएंगे मैम। फिर मैं बाद में कहूँगा मेरे पास इतना पैसा आया था क्योंकि मैं तो ये कर सकता था, मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, वो बाद में समझ में आती है मैम चीज़ें कि मैंने नहीं किया। मैंने तो नहीं यार किया। लाइक यू सेड ना, सब कुछ सबसे पहले डिसिप्लिन, दूसरी बात ट्रेनिंग। आपको रेडी करना पड़ेगा अपने आप को टू अंडरस्टैंड कि आपकी क्या सुपर पावर है, उसको यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप इम्प्रूव कर सको अपने आप को, एंड एक्चुअली बिकम अ लीडर दैट इज़ विनिंग। एंड अगेन लाइक यू सेड, जैसे सीक्रेट स्पाइस ने सिखाया है कि यार अगर वो लीडर को आपने हटा दिया तो जो भी क्रिएट किया है वो इट्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, सब कुछ गिर जाएगा। बिल्कुल मैम। एंड एक सीए और ये कोई, अगेन लाइक आपसे बात करके मुझे समझ आ रहा है, हमें लगता है वॉर्स आर फॉट विद द आर्मीज, लेकिन वॉर्स आर एक्चुअली फॉट इन द इन ड्राइंग रूम्स एंड इन द बोर्ड रूम्स, डेफिनेटली इन थ्रू स्ट्रैटेजी कि यार टैरिफ्स क्या हो रहे हैं, क्या किया है, क्योंकि आपको एक कॉमन मैन को स्टाफ करना है। जब उसमें गुस्सा आएगा तो कोई गुस्सा ही लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि टैरिफ का मतलब भाई वो उसका गुस्सा आम जी। जनता पर निकलेगा मैम। जी। सेम बांग्लादेश का मैंने आपको बताया मैम, जी। इतनी महंगी चीज, लोगों को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो सरकार गिरनी है ना मैम। जी। लोगों को लगता है टैरिफ 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 का क्या मतलब है। टैरिफ का मतलब भाई ये आप लोगों के ऊपर प्रेशर देने के लिए है, आम जनता के ऊपर, जी। है ना मैम, कि देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, वो अपनी सैलरी से कर लेंगे। वो चाहती है कि इसका प्रेशर एक आम जनता के ऊपर आए और आपको नफरत हो अपनी गवर्नमेंट से, ताकि फिर आप उस पर रिवोल्ट करें, और जो आदमी आपको एक्चुअली इम्प्रूव करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, उसको हटा दें, उसको हटा के कोई और दूसरा वो है, अपने लोगों को लाए मैम। ये लोगों को समझ में नहीं आता है। ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल कि हमारे जो स्पाइस हैं इसको मैनेज कर रहे हैं, तो आप लिटरली कंट्री को उठा के रख रहे हैं। आई थिंक इट्स द इनविजिबल फोर्स जो इसको मैनेज करती है। इंडिया को देखें तो हमारे कितने स्पाइस होंगे और क्या प्रोसेस होता है किसी स्पाई को चूज़ करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट चाहिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्या सिस्टम है इसका? मैम देखो, दुनिया की अगर आप पूछो वर्ल्ड में सबसे महंगी चीज़ इन्फॉर्मेशन से महंगी चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है मैम। यहाँ पर क्या है कि आप हर ऑर्गेनाइजेशन का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, आपको हमारी सीक्रेट सर्विस RNW का पता नहीं चलेगा कैसे। अगर कोई भी कल का बच्चा अगर सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करना चाहता है वो UPSC के थ्रू भी आ सकता है मैम। आप UPSC ज्वाइन करो, UPSC के थ्रू अगर आप IPS में आते हैं, IAS में आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करोगे वही लोग लेंगे मैम, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए वो आपको सिलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि यार कि अगर मैं एक IPS IAS बनूंगा तभी एक स्पाई बन सकता हूँ। नहीं यार, अगर एक आप इस देश के ईमानदार आदमी हो और आप बैंक में क्लर्क भी हो ना मैम, इस देश को लगता है आप ईमानदार हो, इस देश के लिए काम आ सकते हो, तो भी एजेंसी आपको ले लेगी। एजेंसी आपको कंटिन्यू ट्रैक करती है मैम, क्योंकि हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमारे को कोई ब्रेव आदमी नहीं चाहिए, हमारे को मतलब कोई 30 मार खान नहीं चाहिए, हमें ईमानदार चाहिए। हम बना लेंगे मैम, हम उसको ब्रेव भी बना देंगे, उसको 30 मार खान भी बना देंगे, लेकिन हम ईमानदार नहीं बना पाएंगे। ईमानदार तो तुम्हारे ब्लड में होना चाहिए मैम जी, मतलब नियत होनी चाहिए मैम, बिल्कुल। और नियत देखते हैं कि उसके पास नियत है तो फिर वो क्योंकि मैम रिक्रूट करेंगे। कोई भी देश मैम अगर सेफ है,
अगर आज वर्ल्ड में अगर कोई देश सेफ है तो उसकी सीक्रेट सर्विसेज की वजह से, क्योंकि वो हर इनपुट पहले ही दे देती है। अगर कोई देश बर्बाद है तो समझ लो उसकी इंटेलिजेंस विंग, उसकी सीक्रेट सर्विस बहुत ख़राब है मैम। दोनों ही चीज़ यही आपको सुपर पावर भी बना सकते हैं, ये आपको अंधकार में भी धकेल सकते हैं मैम। वाह, ये तो कितने सीक्रेट सर्विस एजेंट्स होंगे इंडिया में, मतलब हज़ारों में, हंड्रेड्स में? मैम देखो, आज तक मैं आपको बताऊं कि हमारी सीक्रेट सर्विस नहीं, दुनिया की किसी भी सीक्रेट सर्विस, जैसे हमारी RNW है, डायरेक्ट PMO सर को रिपोर्ट करती है। सेम चाइना की है, वो अपने प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करती है। सेम दुनिया की हर, चाहे US की हो तो वो भी अपने ट्रम्प सर को रिपोर्ट करते हैं। दुनिया का कोई भी, चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उस देश का प्राइम मिनिस्टर भी अपनी सीक्रेट सर्विस के बारे में सिर्फ 60% जानता होगा मैम, बाकी कोई जानता ही नहीं है। कोई भी, दुनिया का कोई भी, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कह सकते कि मैं अपनी RNW को 100% जानता हूँ, या पुतिन सर भी नहीं बोल सकते कि मैं FSB को पूरा 100% जानता हूँ। सीक्रेट सर्विस की दुनिया को 100% कोई जान ही नहीं सकता। क्यों? मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ मैम, कि सपोज़ करो मैं काम करा, कभी मेरे बहुत सारे सोर्सेज हैं मैम जो मेरे लिए काम करते हैं। सपोज़ करो कोई मेरे लिए क्या कहते हैं US में काम करता है, कोई कनाडा में काम करता है मेरे लिए, कोई क्या कहते हैं भूटान में काम करता है, कोई नेपाल में, ये मेरे लिए काम करते हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने सोर्सेज नहीं बताऊंगा कभी भी। मेरी बात समझ रहे हैं मैम? आप तो सिर्फ मुझे जानते हो ना मैम, मेरे नीचे जो 100 लोग हैं उनको आप कभी नहीं जान पाओगे। तो आप ये कभी बोल ही नहीं सकते कि सीक्रेट सर्विस में कितने लोग होंगे, कितनी चैन होगी मैम। आपको जो चीज़ चाहिए मुझे बताओ। आपको श्रीलंका की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या काम चाहिए आप मुझे बोलो। चाहे मेरे श्रीलंका में हो सकता है 10 लोग हो सकता है 2 लोग हो, वो मेरे नीचे होंगे मैम, क्योंकि वो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। वो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। अगर मैं गंगा को हाथ में भी लेके बोल दूंगा ना आप इस पर ट्रस्ट कर लो, वो नहीं करेंगे मैम। वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। जिस दिन मैं खत्म, मेरी चैन खत्म उस दिन मैम। तो इट इज़ कम्प्लीटली डार्क जोन, ब्लैक किसी को जोन। पता मैम, एक ही एजेंसी में रहकर मुझे कभी पता ही नहीं होगा कि आप कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, मैं कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूँ, कभी नहीं पता होगा। हम दोनों डेली मिलते होंगे लेकिन हमें पता ही नहीं होगा कि आप कौन से ऑपरेशन में लगे और मैं कौन से ऑपरेशन में लगा हूँ मैम। आप उसके बारे में Totally बात नहीं कुछ कर मतलब रहे, ही नहीं। कुछ नहीं कर रहे। वाओ। एंड व्हाट इज़ द ट्रेनिंग ऑफ अ स्पाई? मैम जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो क्या है कि जो जैसे मेडिकल फिजिकल, तो नॉर्मली मैंने आपको बताया कि मैम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, कि एक स्पाई का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है मैम, कि वो दुनिया के जिस DNA में जाएगा ना मैम, वहीं का होकर रह जाएगा। वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भीड़, अगर 10 लोगों की भीड़ जा रही है ना मैम, तो ऐसा नहीं है कि एक स्पाई पिक्चर में देखे कि आपने वो तो स्पाई नहीं हुआ ना मैम। अगर सपोज करो 10 की भीड़ में आपको एक आदमी अलग नजर आ रहा है तो किस बात का स्पाई? जैसे हमने पिक्चरों में देख लेते हैं हम लोग कि बहुत सारी बॉलीवुड की पिक्चर बनती है, हॉलीवुड की पिक्चर बनती है, स्पाई अलग ही दिखता है। तो फिर स्पाई किस बात का? जब आप, कहने का मतलब है कि अगर आप 100 लोगों की भीड़ में हो तो 100 में से जैसे 99 नज़र आ रहे हो ना मैम, तो आप भी वैसी होनी चाहिए। अगर आप किसी मजदूर के साथ बैठे हो तो दुनिया का कोई भी आदमी ये मानने के लिए तैयार ना हो कि आप मजदूर नहीं हो, आप मजदूरी लगने चाहिए। अगर आप किसी इंडियन आर्मी सोल्जर्स के साथ खड़े हों, आपको दुनिया का आदमी देखकर बोले ये तो इंडियन आर्मी का सोल्जर ही है। मतलब आप जिस DNA में चले जाओ उस DNA के अंदर होके रह जाओ मैम। सबसे पहली चीज़, एक स्पाई का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैम। दूसरा कि एक स्पाई के लिए आप दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं भी, हमारे देश से दूसरे देश में, वहाँ आप रहो, आप बिजनेस करो, आप शादी करो, आप बच्चे पैदा करो, कुछ भी, लेकिन अपने जीवन में सिर्फ एक चीज़ मत भूलना कि आप एक हिंदुस्तानी हो और किस काम के लिए यहाँ आए हो। वो आपको अपने जीवन में कभी नहीं भूलना है, चाहे आप 50 साल तक उसी देश में रहो। और ऐसे होता है कि कोई स्पाई बन के जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, बिजनेस करते हैं, शादी करते हैं, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं भूलते कि आप क्यों आए हो और आप एक हिंदुस्तानी हो, आपका मकसद क्या है आने का। ये दूसरी चीज़ें कभी नहीं भूलना। ब्यूटीफुल। सो एट सम लेवल आपका DNA आप जहाँ, एंड ये क्या ट्रेनिंग से होता है ट्रेनिंग से या मेंटल, या बट यू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग जिससे आपको ये सिखाते हैं? बिल्कुल ट्रेनिंग। एक स्पाई के अंदर इतना है मैम कि एक, अगर वो 10 लोगों को जाते हुए देखेगा ना मैम, तो 10 लोगों को वॉच कर लेगा कि इनमें से इनका कमांडर ये है। सपोज करो कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है मैम, बहुत सारे आ रहे हो, तो स्पाई देख के बोल देगा ये 4थे नंबर पर जो खड़ी है इनकी बॉस है। वो उसकी बॉडी, चाहे वो बात ना कराओ, लेकिन दूर से ही उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बता देगा इनकी बॉस ये है करके। तो ऑब्जर्वेशन पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि स्पाई में, और वो सीख के आप ये बनते हैं। इतनी अच्छी चीज़ बताई कि हमारे स्पाइस हैं जो शायद कहीं और हैं, कोई अपनी पूरी लाइफ लीड कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका मकसद ये है कि हम इंडियन है, हिंदुस्तानी हैं और अपनी इंडिया को, अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि देखो
कि अगर कोई भी स्पाई हो या मैं भी हूँ मैम, तो हम लोग शहीद भगत सिंह से बहुत इंस्पायर हुए हैं मैम लाइफ के अंदर। शायद कोई हिंदुस्तानी होगा कि एक बच्चा मैम, एक 23 साल का बच्चा, वो उस आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उस आज़ादी के लिए फांसी में चढ़ गए। उन्हें पता था कि मैं इस आज़ादी को कभी नहीं देखूंगा मैम। अब सोचो मैम, आज के टाइम में दुनिया का हर आदमी मेहनत करता है एक रिजल्ट के लिए। अगर एक आदमी आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो सोचता है मैं आईएफएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, है ना मैम। उसके दिमाग में है। एक आदमी स्टूडेंट लीडर से इलेक्शन फाइट कर रहा है, बोलता है यार मुझे लीडर बनना है। लेकिन दुनिया का मैम, आप मुझे दूसरा उदाहरण दिखा दो कि एक बच्चा जिस आज़ादी के लिए लड़ रहा है, उसको पता है मैं कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन फिर भी लड़ रहा फिर भी है, लड़ रहा है मैम। फिर भी फिर यही भी। कर। बेच जी, मैं बाद में पूछने वाली थी लेकिन अब पूछूंगी। इज़ आपके लिए क्या एक्सपीरियंस था? आप स्पाई रह सके हैं, आप इंडिया को सर्व कर सके हैं, लेकिन एक केस था जिसमें आपको कन्विक्ट किया, 4 साल तक जेल में कन्विक्ट किया। इस सिस्टम को जिसको आपने क्रिएट किया है, जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड वो सिस्टम आपको ब्लेम कर रहा है, बट यू स्टूड स्ट्रॉन्ग इन इट। आपको नेगेटिविटी नहीं आई? मतलब आपको गुस्सा नहीं आया कि मैंने जिस देश को, मैंने जिस सिस्टम के लिए इतनी मेहनत की, इतनी सैक्रिफाइसेस की, और वही सिस्टम अब मेरे को मतलब एक क्रिमिनल या एक इस टाइप का कन्विक्ट बना रहा है? नहीं मैम, मैं आपको बताऊं एक्चुअली क्या है कि हमारा देश शायद 147-148 करोड़ का देश है मैम जी। शायद दुनिया में दूसरा मुल्क नहीं है मैम। पता है, कुछ एक लोग इस देश में ईमानदार हैं मैम, सब नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर अगर 80% भी लोग ईमानदार होते ना मैम, हम इस दुनिया के सबसे सुपर पावर होते मैम, धरती के सबसे ज़्यादा सुपर पावर। हम क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हीं करप्ट लोगों की वजह से मैम। मुझे जिन लोगों ने अंदर डाला, तो इसका मतलब वो लोग ईमानदार तो थे नहीं मैम, वो तो इन करप्ट लोगों में ही थे। तो मेरा एक सोल्जर का काम है, एक स्पाई का काम है कि ऐसे लोगों से अपने देश को सेव करना। ये तो हमेशा मिलेंगे मैम, तो उनके ऊपर मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा, वो तो है ही ऐसे मैम। अगर वो ऐसे नहीं होते, मैंने आपको बोला कि हमारा सुपर पावर होते मैम इस दुनिया में। हमसे बड़ा देश, हमसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया के अंदर दूसरा देश नहीं है, फिर भी हमसे दूसरे सुपर पावर देश है मैम। आज भी आप सोचो कि 147 करोड़ के देश में हम कितने मेडल्स लेके आते हैं मैम, जी, है ना, कितने ओलंपिक्स में मेडल लेके आते हैं। क्या कमी है? नहीं, कुछ एक करप्ट लोगों की वजह से। तो ये तो हर बार चाहेंगे कि आपको फंसाना, आपको जेल के अंदर डालना, ताकि इनका मकसद पूरा हो। जैसे मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ एक मोहरे होते हैं दूसरे देशों के, एक एजेंट, है ना मैम, जो अपने निजी फायदे के लिए काम कर रहे हैं मैम। चाहे पावर चाहिए इनको, चाहे इनको पैसा चाहिए, कुछ भी, जो भी चीज़ इनके लिए चाहिए, तो गुस्सा नहीं। गुस्सा तो ईमानदार आदमी के ऊपर आएगा ना मैम। क्या आपको चोर के ऊपर क्या गुस्सा आएगा? तो पहली चोर है मैम। अगर हम चोर के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो फिर हम बेवकूफ़ हैं मैम। हम किससे दुखी होते हैं? जिससे लगता है यार ये आदमी तो बहुत ही अच्छा था, इसने मुझे डांट दिया, इसने मेरे इसने साथ गलत ऐसे गलत किया। हमारे को अच्छे इंसान से ही होगा ना मैम। अब जो इंसान खुद ही बुरा हो, अगर वो आपके साथ कर लो, तो आप क्या करोगे? आपको यार मुझे तो ऐसे आदमी को ख़त्म ही करना है करके। जी। तो लाइफ में मुझे तो मेरे दिमाग में वही था मैम। तो गुस्सा उस्सा तो चीज़ नहीं, मुझे तो पता है कि ऐसे लोग और भी मिलेंगे लाइफ के अंदर। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था फाइटिंग दिस कन्विक्शन एंड बीइंग इन जेल? आपने क्या देखा? 11 जेल क्या ट्रांसफ़र सीखा? मैम। अब मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, उस गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए मैम कि भाई मैं कोई आतंकवादी हूँ, मेरी 11 जेलें ट्रांसफ़र कर दी यार तुमने। 11 जेलें तो अफजल गुरु की भी चेंज नहीं करी होंगी भाई। मेरे को 11 जेलों के अंदर रखा, 8 बारी जेल को, बेल को रिजेक्ट किया गया, 8 बारी मैम। 8 बारी बेल रिजेक्ट करने के बाद भी मैं बाहर आया मैम 8 टाइम। चलो ठीक है, ये भी चलो मान लेते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है कि लगाव के अंदर रखना। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, अब मैं सब चीज़ों को अलग हटा देता हूँ कि जिन आदमियों का शूट आउट मेरे ऊपर लगा, है ना मैम, कि यार इन दोनों आदमियों की किलिंग मेरे ऊपर लगी। एक के ऊपर 18 केसेस चल रहे हैं, दूसरे के ऊपर 12 केसेस चल रहे हैं, कई हत्याओं के केस। अरे तुम ईमानदार थे तो हो सकता है यार कि तुम पहले उसको अंदर कर देते ना। एक एग्जांपल के लिए मैम, कि तुमने ऐसे आदमी को क्यों खुला छोड़ रखा है? जिस आदमी के ऊपर 18 केसेस चल रहे हैं, जिसके ऊपर हत्याओं का मुकदमा चल रहा है, जिनके ऊपर अपहरण का केसेस चल रहा है, जिसके ऊपर दुनिया भर के केसेस चल रहे हैं, जो आर्म्स डीलिंग्स में काम कर रहा है, यार तुम उसे अंदर डाल दो तो शायद मेरी अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक उदाहरण बता रहा हूँ मैम, एग्जाम्पल के लिए। जी। नो बट एंड व्हाट डिड यू थिंक, लाइक जेल के अंदर आपको क्या लगा कि हमारी व्हाट इज़ द पावर डायनामिक्स देयर, कि वहाँ पे क्या है? द रिच आर रनिंग दिस पावर। एक्चुअली क्या हम अपने जो क्रिमिनल्स हैं या जो गलत चीज़ें कर रहे हैं उनको हम जस्टिस दे पा रहे हैं, या ये भी एक पावर गेम लगता मैम है? देखो,
आप अगर मुझसे जेल, हम बोलते हैं गुंडा, जी अगर मैं आपको एक लैंग्वेज बताता हूँ जो मैं पढ़कर आया मोसाद से, कि गुंडा, नक्सलाइट और मिलिटेंट, तीनों में फ़र्क बताता हूँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए मैम। जी कि गुंडा क्या है मैम, एक सिंपल सी लाइन है कि समाज का एक वो व्यक्ति मैम जो अपने निजी फ़ायदे के लिए या अपने पैसों के फ़ायदे के लिए या लोगों में दहशत फैलाने के लिए लोगों को डराता है, हत्या करके, अपहरण करके, कुछ भी, वो एक गुंडा है मैम। गुंडा जो ये अपना नॉर्मल पर्सनल। पर्सनल अपने निजी फायदे के लिए जी मैम। जी हम आते हैं नक्सलाइट के ऊपर, जी जिसको लोगों ने सुना होगा माओवाद, नक्सलाइट। कि इसकी सिंपल सी परिभाषा क्या है कि अपने ही देश का वो नागरिक जो अपने अधिकारों को मनाने के लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ वेपन उठाता है, वो नक्सलाइट। उसकी आम लोगों से नहीं है, आज तो सिचुएशन चेंज हुई है, लेकिन एक्चुअल नक्सलाइट की परिभाषा ये होती है कि उसने जो प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ वेपन उठाता हो, बोलता मेरे अधिकार हैं, इन अधिकारों को मनाने के लिए वो ये अधिकार हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी अपने कम्युनिटी अपनी किसी, कम्युनिटी की, हमारे कम्युनिटी की बस। राइट्स लेकिन उसकी लड़ाई जो होगी वो गवर्नमेंट से होगी मैम, जी। उसकी लड़ाई पब्लिक से नहीं होनी जी। चाहिए, तब तो नक्सलाइट है। जी तीसरा आता मिलिटेंट के ऊपर मैम, कि एक आतंकवादी क्या है। एक दुनिया का आतंकवादी किसी भी मिलिट्री द्वारा ट्रेंड वो व्यक्ति मैम, कोई भी आतंकवादी होगा वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं आर्मी ट्रेनिंग लिया होगा मैम, वो तभी वो मिलिटेंट है, नहीं तो मिलिटेंट नहीं है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, दुनिया का वो आदमी जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से टच रखता है, दूसरे देश में जाके वहाँ की आर्थिक स्थिति को बदलने की कोशिश करता है, वो मिलिटेंट है मैम। तो तीनों इस चेंज है मैम, ब्यूटीफुल। ना? अगर लोग समझे तीनों चेंज हैं। अब हम आते हैं गुंडा और नक्सलाइट में। लेकिन आज के टाइम में क्या है मैम, कुछ एक पॉलिटिशियन इनको अपने निजी फायदे के लिए यूज करते हैं। देखो दोनों का गेम चल रहा है मैम। जो गुंडा है उसको पुलिस से हेल्प चाहिए, फाइनेंशियली मदद चाहिए, तो कुछ एक बड़े पॉलिटिशियन क्या करते हैं, अपने वोट बैंक के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए इन लोगों का सहारा लेते हैं कि एक काम करना, उस इलाके के मुझे वोट नहीं मिल रहे, तुझे वोट डलवाने, या मेरी इतनी प्रॉपर्टी है लोग खाली नहीं कर रहे हैं, तू खाली करवा, ठीक है। तो वो गुंडा इनकी मदद करता है, ये भी उसको पुलिस से प्रोटेक्ट करते हैं मैम, और फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। तो इट इज अ प्राइवेट नेक्सस, मतलब वो एक पर्सनल गिव एंड टेक चल रहा है। टेक चल रहा है बिल्कुल। तो देन फिर आ जाता है हम नक्सलाइट के अंदर मैम। नक्सलाइट में भी इज द बिग गेम। बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं तो कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ नहीं आनी चाहिए। आज आप छत्तीसगढ़ वगैरह के अंदर कोई कंपनी डेवलप के लिए जाती है तो पहले वो लोग बोल देते हैं भाई हमारे को इतना पैसा चाहिए करके, है ना मैम। तो क्या लगता है, क्या बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के वो लोग इतना पैसा मांग सकते हैं मैम? तो डेफिनेट ना कोई तो पॉलिटिकल सपोर्ट होगा। तो सब गेम एक दूसरे से ही चलता है मैम। और हो सकता है कि मिलिटेंट भी इस देश के अंदर आ रहे हैं तो कोई ना कोई पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व हो सकता है मैम। अगर इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, इतने लोग आ रहे हैं, तो हर एक का कनेक्शन एक दूसरे के साथ में। जी, जैसे आपने बोला ना, स्पाई नेटवर्क्स हैं, सब अपनी कंट्रीज के आर्थिक इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने अपने सारे षड्यंत्र, अपने पॉन्स हर जगह रखे हुए हैं। सो लाइक आई एम सेइंग, आई थिंक जो हम दिखता है वो सही नहीं है, जो हमारे लिए सही है और जो एक्चुअली डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, हमें शायद पता भी नहीं चलता कि कितने लोग हैं जो उनको पुल बैक कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहते हैं। एंड आई थिंक एज अ स्पाई इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। I'd love to take a personal element in this, लकी जी, कि आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास इतने सारे ऑपरेशंस हैं, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होता है? आप अपने फैमिली को क्या बताते हैं? मतलब आप रिलेशनशिप्स को कैसे मैनेज करते हैं? मैम देखो क्या होता है कि रिलेशनशिप में तो बहुत ही मुश्किल है मैम। कैसे कि सपोज करो कोई मेरी दोस्त है, कुछ भी मैम, मेरे पास हज़ारों कॉल आते हैं मैम। हो सकता है मेरी बहुत सारी एसेट से भी कॉल हो मैम। हो सकता है मैं उनके सामने बात नहीं कर पाऊंगा, और कलेश मैम, यार इस लड़की का कॉल क्यों आ रहा है तुझे, यार है ना, कि तुम अकेले में से, अरे मैं क्या बात करूं यार, मेरी एसेट है, एग्जाम्पल के लिए, मैंने उसे ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। बहुत सारी ऐसे एसेट्स होंगी मैम मेरी जिनसे मैं कभी जीवन में नहीं मिला, जो 5 साल 6 साल से हमारे लिए वर्क करती हैं। मैंने उसको कभी जाकर नहीं देखा, लेकिन हम लोग काम करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना मैम। तो बहुत मुश्किल है चीज़ों को समझना। लेकिन एक सही इंसान का है मैम कि अगर वो मुझे समझे कि यार नहीं, इसका काम है, इसका वर्क है, और ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है मैम। दुनिया में ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है कि आज बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे, हो सकता है कि बहुत सारे गर्ल्स के भी मैसेज आते हैं, हम किस पर ट्रस्ट करेंगे मैम? आज के टाइम तो मैंने आपको बोला कि इस दुनिया के अंदर कि अगर किसी भी आदमी को बर्बाद करना हो तो हनी ट्रैप सबसे ईजी तरीका मैम। हनी ट्रैप के बारे में बताएं। हनी ट्रैप मैम आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, अगर दुनिया के अंदर बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर रबुका की गवर्नमेंट को फिजी में गिराया तो भी एक हनी ट्रैप से, एक इतनी बड़ी गवर्नमेंट गिराई इंडियन, मतलब 89 से ऑपरेशन चल रहा था, शायद 2001 में ऑपरेशन पूरा हुआ, ऑपरेशन फिजी। एक हनी ट्रैप के कारण रबुका की पूरी गवर्नमेंट गिर गई मैम।
एक हनी लड़की ने ट्रैप कैसे सेटअप करते मैम हैं? सेटअप क्या होता है, देखो एग्जांपल के लिए क्या होता है कि जैसे जब हमारे 1947 में हम आज़ाद हुए जी। तो केजीपी का उस टाइम बहुत पावर था दुनिया में, केजीपी का, यूएसएसआर की एजेंसी, उसने हमारे देश में बहुत सारे डिप्लोमेट को हनी ट्रैप किया मैम। हनी ट्रैप क्या हुआ, एक लड़की आके तुमसे शादी भी कर लेगी, शादी करने के बाद क्या कहते हैं, पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी, गर्लफ्रेंड बनने के बाद तुम्हारे ऊपर ब्लेम लगा देगी। अब आप एक डिप्लोमेट हो, चीज़ों और बोलो यार भाई, अब मैम हर आदमी को डर है यार समाज में, चाहे आपकी गलती ना भी हुई हो, वो उस पर 10 ब्लेम लगा देगी उसके ऊपर। अब वो आदमी क्या करे, या तो साला आत्महत्या कर ले या उसकी बात माने, है ना मैम, या तो उसकी बात मानेगा तो डेफिनेटली देश के खिलाफ ही काम करवाएगी, जी। या आत्महत्या कर ले। तो एक लड़की के लिए सबसे, अगर सपोज करो मैम कि कोई भी, मेरे लिए एग्जांपल लेकर चलो कि अगर मैं ही कल किसी लड़की से मिला हूँ, है ना, एग्जांपल के लिए वो लड़की को मैं कुछ मैसेज कर दूँ, वो बोले यार तेरे मैसेज में ये दुनिया को दिखा दूँ, उन्हें मैं बोलूँ यार मैं तो ज़मीन में गिर जाऊँगा भाई, बहुत मुश्किल से ये है, तो कितना मुश्किल है मैम। Right. तो 2 मिनट सिर्फ जो एक इंसान बहुत मेहनत से कहीं पर पहुंचता जी। है तो विद इन 2 मिनट लगेगा उसको ज़मीन में आने में मैम। और ये देश की पब्लिक है, समझ में नहीं आएगा इसको सिर्फ उस लड़की के आंसू नजर आएंगे मैम कि वो जो कह रही है सही कह रही होगी, इतना समझ। और उस आग में मतलब घी डालने का काम बाकी एजेंसी बैठी हुई है मैम। जी, वो जी। एजेंसी क्या करेंगी, हज़ारों औरतों को रोड पर ला देंगे मैम पैसा दे के। तो फिर यही है ना मैम, तो गलती तो करने से सारे बने सारे वेपन्स एक तरफ बस और हमारी सॉफ्ट पावर एक एक तरफ मैम तरफ। बस। तो आई थिंक बहुत केयरफुल रहना चाहिए बहुत ही सबको मैम, मैं कहता कि हूँ कि आप सपोज करो कि कुछ भी नहीं किया, गलती से एक मेरी दोस्त है एग्जाम्पल के लिए, हम 2 ही बार मिले और वो झूठ ही बोल दे, अरे मैम मैं बाद में प्रूफ करूंगा, मुझे प्रूफ करने में 10 साल लग जाएंगे कि मैं सही था, चलो मैं 10 साल के बाद मैं बरी हो जाऊंगा, लेकिन इस 10 साल में क्या होगा सोच रहे हो आप? सोचो कि 500 औरतें रोड के ऊपर बैठ जाएं आकर, जी। पर मेरी गलती तो बाद में, मैं तो कोर्ट कचहरी तो बहुत दूर की बात है ना मैम, जी, जी। कोर्ट कचहरी तो मैं कब बरी हूंगा पता नहीं, लेकिन वो तो रिजल्ट तो 2 दिन के अंदर लोग घर में आग लगा देंगे मैम। मर्डर्स की कन्विक्शन या उससे निकलना danger। ज्यादा डेंजरस अरे है मैम ज़्यादा dangerous है। एक हनी ट्रैप या एक लड़की का लड़की कुछ का गलत बोलना। मैम, मैं आपको आज का टाइम क्या है मैम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर लड़की बुरी है, हर लड़का भी बुरा नहीं है मैम। जी। लाइफ के अंदर आप जनरेशन, मतलब आप ये देखकर नहीं बोल सकते कि यार लड़की अच्छी है, आप ये देखकर नहीं बोल सकते कि लड़का अच्छा है। दुनिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की अच्छी होगी और लड़का ही अच्छा होगा, यार ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आज आप बहुत सारे सिचुएशन देख रहे हैं मैम, आज क्या लड़के दहेज के लिए अपनी वाइफ को जला दे रहे हैं, क्या लड़की वहाँ पर अपने पति को ड्रम के अंदर डाल दे रही है, आप डेली न्यूज़ सुन रहे होंगे, तो यहाँ आप किसको गलत बोलोगे मैम? वाओ वाओ ब्यूटीफुल। लाकी जी, जो बॉलीवुड में हम देखते हैं सीक्रेट सर्विस का, जो हम टीवी पे देखते हैं सीक्रेट सर्विस का, क्या आई मीन वो एक्चुअली रियलिटी है, अलग है, कितना डिफरेंस है जो बॉलीवुड की डिफिक्शन है वर्सेस रियलिटी में कैसे चलती है ये सर्विसेज? मैम देखो कि मैं आपसे कभी एक आपने बॉलीवुड की पिक्चरों में देखा होगा, हमारा एक स्पाई पाकिस्तान के अंदर जाता है, ट्रेन उड़ा देता है, रोड के ऊपर घसीट के लाता है। क्या 1947 से लेकर आज तक कभी ऐसा हुआ है मैम? बिल्कुल नहीं। कभी आज तक आपने सुना, या आपने कभी आज तक ये सुना कि पाकिस्तान का कोई स्पाई इंडिया के अंदर आया और उसने इंडिया में लोगों को घसीट के मारा, चीज़ें मारा? तो यही जब मैम ये हम पिक्चरों में देखते हैं तो रियल में कभी ऐसा होता नहीं है मैम। देखो पिक्चर से भी एक एंटरटेनमेंट के लिए दिखा रहे हैं उनको कि लगता है कि पब्लिक कैसे खुश हो। तो मैं ये मानता हूँ कि मैम धरती और आसमान में जितना फ़र्क है उतना रियल और सिनेमा में फ़र्क है मैम। चलो जो एक स्पाई का कैरेक्टर निभा रहे हैं, कौन से स्पाई से मिले होंगे मैम आज तक? मुझे ये तो है कि यार एक आदमी ने कैरेक्टर निभाया, एक स्पाई का पूरा कैरेक्टर निभा दिया और वो स्पाई ने इनको बताया हो। जो राइटर लिख भी रहे हैं, सपोज करो एक राइटर लिख रहा है कोई भी, वो राइटर कभी आज तक अपने जीवन में पाकिस्तान नहीं गया होगा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में पूरा लिख रहा है वो सिर्फ लैपटॉप में देख के मैम। तो कितना रियलिटी लेके आएगा मैम? अलग है तो काफ़ी यू आर सेइंग कि कोई काफ़ी मेड अप है या एक एंटरटेनमेंट है। आपका कोई ऐसा मिशन जहाँ पे आपको लगा कि इस बार तो नहीं बचेंगे? मैम देखो, हम लोग ऑपरेशंस में जाते हैं कभी भी तो पहले तो नहीं सोचते हैं मैम। मेरा एक ही सिद्धांत है कि मैं जीवन में कभी भी जाता हूँ तो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता मैम। सोचूंगा तो काम ही नहीं कर पाऊंगा मैम, है ना। कि ज़्यादा सोचने लग गया तो अगर मुझे कोई बोले यार फलानी जगह का ऑपरेशन जाना है, मैं बोलूँ यार उस ऑपरेशन में जाऊँगा, साला वहाँ से उतने लोग आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, उसकी कंट्री ने बैकअप दे दिया, मैं तो वहाँ ही नहीं पाऊँगा। ज़्यादा सोचूंगा तो वर्क नहीं हो पाएगा। लेकिन हम कभी भी ऑपरेशन में जाते हैं तो मैम देखो होता ही है मैम, ऐसा नहीं है। मैंने आपको जैसे बोला कि एक स्पाई का टारगेट होगा, वो भी इतना ही डेंजर होता है, वो भी कहीं ना कहीं से ट्रेंड होता है जी। तो हम लोग मैं आपको छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग एक ऑपरेशन में गए मैम, तो शायद
जिस घर पर हमको ऑपरेशन करना था मिलिटेंट ने वो घर चेंज कर दिया मैम, और ये बात हमारे सोर्स को भी नहीं पता थी कि उसने घर चेंज कर चुका है। जिस जगह हम अपने हिसाब से सही जा रहे थे, हमारा टारगेट भी सही था, लेकिन वो लोग क्या कर दिए मैम, कम से कम 500 मीटर पहले वाले घर में आ गए, और ये बात तो उसको पता ही नहीं थी जो हमारे साथ था, और हम तो उसी हिसाब से जा रहे हैं कि हमारे को वहाँ जाना था। हम जैसे उस घर के बगल से निकले, जिस घर पर वो लोग छुपे, हमें नहीं पता था इस घर में रुके हुए हैं वो लोग, तो उनका एक संतरी बाहर आके मैम ड्यूटी दे रहा था, और हम जा रहे हैं आधा किलोमीटर और आगे हमें पहुँचना है। तो जैसे हम उसके बगल से निकले मैम, उस हम तो कंटिन्यू जा रहे हैं, लेकिन उनके संतरी ने हमें देख लिया रात के अंधेरे में, उसने सीधे एक फायर मारा। अब पहले को भी गोली नहीं लगी, मुझे भी नहीं लगी मैम, मेरे जो सीनियर थे उनका तो सर ही उड़ गया मैम, मतलब यहाँ से पड़ा और सर ही उसी दम खत्म। अब हमारे को पता, मतलब चंद सेकंड के लिए तो दिमाग काम करना ही बंद हो गया, ये क्या हुआ करके, है ना। अब हमें लगा कि हमारे ऊपर अम्बुश हो गया, ये साला जो हमारा सोर्स है, मतलब जो इन्फॉर्मर है, इसने हमें फंसा दिया जानबूझ के, इसने हमारे को ट्रैप करवा दिया कि हमारे को कहीं और के लिए लेके जा रहा था और हमारे खिलाफ अम्बुश लग गया। तो रात में मतलब ये लगभग 3-3:30 बजे हमारे ऊपर फायर आया मैम। फायर आने के बाद उस टाइम तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारे सीनियर का सर उड़ चुका है। उस टाइम तो वो तो सब ने पोजीशन ले ली और हमने फायरिंग करी लगातार, तो थोड़ी थोड़ी फायरिंग हुई सामने से, और लगभग सुबह 4:30-5 बजे तक फर्स्ट लाइन तक हमने देखा तो सिर्फ एक कैजुअलिटी हो रखी थी, जो मेरे पीछे मेरे सर थे, उनका सर ही नहीं था मैम। ये लेकिन आपको पता था क्या करना है? हाँ, और अपना इसको सेफ क्या मैम, क्योंकि अपनी पोजीशन ली, पोजीशन के बाद धीरे धीरे, क्योंकि हमारे को तो पता ही नहीं है मैम, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, अब मेरे जो साथी हैं मेरे से आगे भी लगे हुए हैं ना 2 मैम, अगर मैं गोली चलाऊंगा तो मेरे साथी को लग सकती है, मुझे पता ही नहीं उसने पोजीशन कहाँ ले रखी है, क्योंकि अंधेरा है। अब सपोज करो कि मेरे पीछे भी 2-3 लोग हैं, वो भी गोली नहीं चला सकते, क्योंकि उनके आगे मैं भी कहीं ना कहीं लेटा हूँ, तो मतलब मजबूरी है कि गोली चलाएं कैसे, या तो गोली हवा में मारेंगे तो अपनी पोजीशन दिख जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग गोली चलाते हैं तो गोली चलाते समय हमारी भी पोजीशन दिख जाती है एनिमी को, क्योंकि जब गोली मेरे राइफल से या बैरल से निकल रही होगी तो कहीं ना कहीं उसमें से एक फ्लेम चिंगारी निकलेगी और मेरे एनिमी को पता चल जाएगा, मेरा एनिमी मेरे ऊपर एक ही रॉकेट लॉन्चर, एक ही ट्विंज मोटर का फायर कर देगा। तो बहुत मुश्किल होता था सिचुएशन को करने में मैम, कि आप फायर नहीं भी करो, फायर करना भी है, खुद को भी सेफ रखना है, अपने दोस्तों को भी सेफ रखना है, तो ग्राउंड के अंदर बहुत मुश्किल होता है मैम। वाओ, एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट आपको ये नहीं पता है कि वो एम्बिश हुआ है, आपको सेटअप हुआ है या एक्चुअली गए, हमें पता ही नहीं है मैम, है क्या, क्योंकि हमारा तो बाद में पता चला कि वो मिलिटेंट आके यहाँ रुक गए। वाओ वाओ। और हमारे को तो सबसे पहले लग रहा है कि इसको गोली मारो, जो हमारे साथ का है, वो जो हमारा सोर्स था कि इसको गोली, क्योंकि माइंड के अंदर तो आएगा ना कि आज इसने हमें फंसा दिया भाई। तो आपने क्या उसको मारी गोली? नहीं, उसको छोड़ दिया? नहीं, वो तो साथ में ही था फिर, लेकिन सुबह जो मिलिटेंट जो जिसने हमारे ऊपर फायर किया था, उसके पैर में गोली लग गई थी रात के टाइम, तो उसके बाकी साथी भाग गए थे, तो वो नहीं भाग पाया, वो एक पेड़ के नीचे था, बुलेट उसके लगी हुई थी। तो जब तक हम उसके पास पहुंचे, अगर वो हमें नहीं मिलता तो हमें डेफिनेटली लगता कि इसने हमारे को आज ट्रैप में फंसा है। तो उसकी भी ईश्वर है ना मैम, तो ईश्वर ने उसका साथ दिया कि उसमें से एक मिलिटेंट के पैर में गोली लगी हुई थी जो भाग नहीं पाया। तो आपको पता था कि इसकी इंफॉर्मेशन ठीक सही थी, लेकिन वो पहले आ गए थे, उन्होंने घर चेंज कर दिया था। तो इट्स एक्चुअली सारा पूरा इंफॉर्मेशन का खेल है, सारा इंफॉर्मेशन, इट्स अबाउट रीचिंग एट द राइट टाइम, राइट प्लेस, कीपिंग दैट इंफॉर्मेशन गार्ड ऑन। आपने इजराइल की भी बात की थी, आप इजराइल गए थे ट्रेन करने, आपने लर्न किया था 4 सेकंड में कैसे किसी को डिसआर्म करते हैं, लेकिन इजराइली ट्रेनिंग में आपको क्या अलग या स्पेशल लगा, या उनके स्पाइस के बारे में आपको क्या कुछ डिस्टिंक्टिव लगा जो अलग था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? अगर आप दुनिया में मोसाद को देखो, मोसाद डिफेंस नहीं खेलता मैम, अटैक खेलता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं जी। आपने बॉक्सिंग रिंग देखा होगा, एक बॉक्सिंग में एक आदमी डिफेंस ही करता रहता है पूरे बॉक्सिंग में, खुद को बचाता है, एक आदमी अटैक करता है मैम। हमारे को हमेशा अटैक वाला पसंद होता है कि यार ये अटैक कर रहा है। इजराइल की मोसाद की वही मोटो है मैम कि इजराइल को अगर इजराइल के किसी भी आदमी को नुकसान पहुंचाया तो इजराइल लॉ नहीं देखेगा, उसके बाद कहेगा मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दूंगा, है ना। और दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कहेगी पहले हम जांच करते हैं, उस देश से बात करेगी कि भाई तुम्हारे देश में ये हुआ, वो देश बोलेगा नहीं हुआ है, तो इजराइल करता है नहीं यार ये सब चीज़ें बाद में, तुम सीधे अटैक करो। तो इजराइल हमेशा अटैक मूड पर गेम खेलता है मैम। जो उनके जो मोसाद का जो ऑपरेशन करने का तरीका है, या इजराइल दुनिया में आज जैसे जाना जाता है, इजराइल अटैकिंग के लिए ही जाना जाता है मैम, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने मेरे एनिमी को भी सपोर्ट किया तो हम आपको भी ख़त्म कर देंगे। तो मुझे इजराइल का ये डिफरेंट लगा चीज़ में कि हमेशा अटैक मूड पर। तो जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग है वो भी ज़्यादा अटैक है? उनका मैम एक ही चीज़ है, उनका मोटो एक ही है मैम, इजराइल का मोटो एक ही सिद्धांत पर है कि अगर आपने हमें छेड़ा
वो सीधे एक ही बोलते हैं, अगर आपने हमें छेड़ा तो हम आपका डीएनए ख़त्म कर देंगे। डीएनए का मतलब मैं आपको इजराइल का मोटो कैसा है, अगर इजराइल को ऐसा लगता है मोसाद को कि इन सर ने उनके खिलाफ कोई प्लानिंग करी है मोसाद के खिलाफ, अब वो इनको नहीं मारेंगे मैम, इनके चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा सबको मारेंगे, कहेंगे डीएनए खराब है। वो सबको ही डीएनए खत्म कर दें। सबको मतलब इनके पूरे डीएनए ट्री को खत्म करेगी इजराइल मोसाद। वो कहेगी चलो इनके दिमाग में तो गलत आया था इस मोसाद के लिए, क्यों आया था? क्यों आया था, हो सकता है इसका चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा के दिमाग में भी तो कुछ होगा। वो सारे ट्री को खत्म करते हैं मैम। वाओ, एंड इंडिया डिफेंसिव है, हमारा सिस्टम नहीं, नहीं, इज हाँ, वन ऑफ डिफेंस, नहीं, और इज इट आल्सो ऑफ नहीं ऑफेंस? नहीं मैम, अगर मैं आपको आरएनडब्ल्यू की बात बोलूं कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी में से भी आरएनडब्ल्यू, मैम ये हम नहीं बोलते हैं, ये सीआईए के चीफ बोलते हैं, आईएसआई के चीफ बोलते हैं। आप दुनिया की हिस्ट्री उठाकर देख लो, वो बोलते हैं कि आरएनडब्ल्यू जैसी खतरनाक एजेंसी नहीं है। आरएनडब्ल्यू बताती नहीं है दुनिया में क्या करते हैं करके, वो कभी डिस्क्लोज नहीं करते अपने ऑपरेशन। आरएनडब्ल्यू वो साइलेंट गेम खेलती है, वो कभी बताएगी नहीं कि दुनिया में क्या कर रही है आरएनडब्ल्यू। जैसे मोसाद क्या है, मोसाद अपने हर ऑपरेशन को बताता जी। है, आरएनडब्ल्यू अपने हर ऑपरेशन को नहीं बताता। इसका मतलब ये नहीं कि आरएनडब्ल्यू ऑपरेशन नहीं कर रहा है मैम। एंड आई थिंक दैट इज इवन मोर डेंजरस। मोर डेंजरस की साइलेंट, मतलब आप बॉस, दुनिया में साइलेंट आदमी ज़्यादा खतरनाक है मैम। जी जी, आई थिंक जो आप बोल रहे हो, जो सब बता रही हो, बट एक्चुअली जो आप कर रहे हो किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता। आई थिंक दैट्स एक्चुअली रियल पावर। रियल पावर, मतलब एक आदमी होता है मैम, वो सबको खत्म भी कर देता है, बोलता है जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो उस सिद्धांत पर है जी। कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया करके। लेकिन अपने एनिमी को आपने देखा होगा अभी, कि ये तो मैं नहीं बोलूंगा कि डायरेक्ट आरएनडब्ल्यू कर रहा है, लेकिन आपने अभी कुछ सालों के अंदर देखा होगा कि इंडिया को जिसने भी नुकसान पहुंचाया वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक एक करके मारे जा रहे हैं मैम। हर देश में मारे जा रहे हैं ना, एक एक करके, जो भी इंडिया के दुश्मन थे, तो कोई ना कोई तो कर ही रहे हैं मैम। फिर भी आरएनडब्ल्यू हमारी एजेंसी बोलती है हम तो भाई कुछ नहीं करते हैं। तो आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल। आई थिंक इतनी ज़्यादा मुझे प्राइड है, इतना ज़्यादा मुझे कंफर्ट मिल रहा है। एंड आई थिंक ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इंडिया के प्रिंसिपल्स हैं कि बी गुड, डू गुड, लेकिन अपने को प्रोटेक्ट करने में वी ऑलवेज बीन एट द फोरफ्रंट। आई थिंक शहीद भगत सिंह के टाइम से आज तक हमने हमेशा अपने आइडियल्स को प्रोटेक्ट करके रखा है, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते रखा है। एंड यू नो, वीव हैड पीपल लाइक यू हु हैव बीन serving us, who've been giving us so much courage and encouragement. Lucky ji, any last words that you have for our viewers? आपने इतनी सारी learning दी हैं about leadership, about discipline, about living, about कैसे हमारी country चल रही है, लेकिन for the youth, for the youngsters, क्या कुछ principles हैं जो आप अपनी life में follow करते हैं, जो आपको लगता है उन्हें अपनी definitely include करना चाहिए? मैम अभी देखो, आज की जो न्यू जनरेशन है, मैं उनको बोलूँगा कि आज आप देश में सुन रहे हैं कि सबसे पहले तो क्या है कि अगर आपने किसी के भी कहने से, देखो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि मैं पर्सनली हम रशियन प्रेसिडेंट को, चाइना प्रेसिडेंट को या यूएस प्रेसिडेंट को कितना जानते हैं जी। मुझे नहीं लगता कि इस हिंदुस्तान का 0.1% भी लोग उन्हें पर्सनली जानते होंगे। नहीं जानते ना मैम, सिर्फ जो मीडिया बोल रही है वो हम मान लेते हैं। लोग बोलते हैं पुतिन बहुत खतरनाक है, हम मान लेते हैं। लोग बोलते हैं कि ट्रम्प बड़ा खड़ूस आदमी है, पूरे दुनिया में टैरिफ कर दिया, हम मान लेते हैं। लोग कहते हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट तो बड़े वो हैं, मतलब उनके अगेंस्ट में कोई भी जाता है तो ख़त्म कर देते हैं। ये सिर्फ हम सुन रहे हैं, हम सुन के वही चीज़ मान लेते हैं, पर्सनली हम किसी को नहीं जानते। तो आज क्या है, देश के अंदर जो भी यूथ है, आज पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, आज आप पूरे मिडिल ईस्ट में देख लो क्या हो गया। आज यूक्रेन ख़त्म हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, 100 साल लग जाएंगे यूक्रेन को डेवलप होने में। पूरा सीरिया ख़त्म हो गया, गाजा ख़त्म हो गया, श्रीलंका। क्या है कि आप किसी की भी बातों पर मत आओ। पहली चीज़, आप प्रोपेगेंडा में मत फैल आओ। अगर कुछ लोग आपको कहते हैं कि यार आप प्रोटेक्ट करो, आप अपने अधिकारों के लिए करो, आपका हक है, लेकिन बैठकर। अगर आप इस देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हो तो आपको गलतफहमी है कि आप देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हो, वो आपको ही नुकसान है। कैसे आप बोलते हो कि यार हमारे को रोजगार चाहिए, आप रोजगार के लिए बात करो, गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी। आपको लगता है नहीं यार मैं इस बिल्डिंग को आग लगा दूंगा, तो भाई जो कल आपको पैसा देना था गवर्नमेंट ने, आपके रोजगार के लिए खर्च करना था, अब उस बिल्डिंग को बनाने में लगेंगे, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। पहले Absolutely. आप किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जलाकर आपको लगता है मैंने तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आग लगा दिया, भाई वो पैसा आप पर खर्च होना था। हो सकता है कि कल गवर्नमेंट कुछ एक नौकरी की वैकेंसी लेकर आती, आपके लिए रोजगार देती, डेवलपमेंट देती, अब गवर्नमेंट को लगेगा नहीं पहले मैं इस प्रॉपर्टी को सही करूंगा, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको कोई भी दिक्कत है लाइफ के अंदर, हर आदमी के प्रॉब्लम होती है यार, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है मैम जिसके प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन बातों से हल होता है दुनिया के अंदर।
बंदूक से लाइफ के अंदर दुनिया में कोई वॉर नहीं जीता भाई। अगर आपको लगता है, हिस्ट्री उठाकर देख लो, बंदूक से लड़ाई नहीं जीती जाती है। आपको लगता है कि नहीं यार पॉलिटिक्स खराब है, आप आ जाओ ना यार, किसने मना किया है? किसने मना किया? आप आओ पॉलिटिक्स में। तो मेरी सिर्फ एक ही है मैम यूथ से कि किसी के भड़कावे में नहीं आना। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत है तो हम बैठ के बात कर लें, वो सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन देश की प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाओ। देश को प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे तो आप ही को नुकसान पहुंचा रहे हो मैम आप। Beautiful. So that's the one of the best snipers of the country telling you कि बंदूक से कोई solution नहीं मिलेगा। निशाना मत लगाओ, अपनी बातें समझो, अपनी बातें समझाओ। And I think let's all come together for this great country and keep working to make it better. नहीं बिल्कुल मैम। So, lovely, Bish जी, बहुत ही अच्छा लगा and thank you so much Thank you, for ma'am. sharing this space with me. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड विद मी। थैंक यू कि आपने अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया हमें सुनने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपके हमारे लिए कोई भी कमेंट्स है, कोई भी एरियाज़ है जिसमें हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लीज़ डू रीच आउट टू मी। आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल काइंड ऑफ encouragement as well as criticism. And if there's any other podcast guest जो आपको लगता है हमें बुलाना चाहिए, please let us know in the comments below.